एक राज की बात बताऊं। 90 के दशक में अभी के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके गृह राज्य गुजरात से दो नेताओं, एक शंकर सिंह वाघेला और दूसरे केशुभाई पटेल ने बाहर करवा दिया था। और भाजपा के बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी के सामने ये शर्त भी रखती थी कि या तो नरेंद्र मोदी गुजरात के अंदर रहेंगे या फिर भाजपा की सरकार बचेगी। और इस खेल में हार हुई थी मोदी जी की। मिल गया था वनवास। अरे क्या कहा? ये तो पता था आपको। कोई बात नहीं। तब ये तो नहीं पता होगा कि यही वनवास नरेंद्र मोदी को कैसे सबसे ज्यादा फायदा दे गया और कैसे कुछ ही सालों में उनकी गुजरात में ऐसी वापसी हुई कि साल 2014 तक कोई उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से हिला तक नहीं पाया। गुजरात की ऐसी ही ढेर सारी राजनीति की कहानियां और नेताओं की कुर्सी तक पहुंचने के लिए चली गई साम दाम दंड भेद की चालें बताने जा रहा है कुकू एफएम, इस खास शो में जिसका नाम है गुजरात की गद्दी, 1960 से 2022 तक की चुनावी कहानी। मैं हूं आरजे मनीष। इसमें आपको पता लगेगा कि कैसे बॉम्बे से टूटकर साल 1960 में गुजरात बना, क्यों पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं चाहते कि गुजरात बने और किसके दिमाग और आंदोलन ने इस राज्य को बनने में मेन रोल निभाया, कैसे बने महात्मा गांधी का इलाज करने वाले सीधे साधे जीव नारायण मेहता गुजरात के पहले मुख्यमंत्री, कैसे इंदिरा गांधी के खिलाफ इमरजेंसी में उनके ही साथी ने गुजरात को इंदिरा विरोधियों का गढ़ बना दिया, कैसे भरूच के भूकंप ने एक मुख्यमंत्री की गद्दी खिसका दी। जाननी है ना गुजरात की पूरी कहानी? तो आइए हमारे साथ, क्योंकि आपको सुनाने जा रहा हूं मैं यानी आरजे मनीष, आपके अपने कुकू एफएम पर। सुने जो मन चाहे। गुजरात वो राज्य है जहां की सत्ता को पाने के लिए राजनीति के बड़े से बड़े धुरंधरों ने साजिशों और षड्यंत्रों का सहारा लिया। गुजरात में सरकार बनाने के लिए कैसे कांग्रेस दो भागों में बंट गई, कुर्सी बचाने के लिए दंगे हुए, इमरजेंसी की घोषणा हुई और फिर कैसे कांग्रेस का पत्ता साफ हुआ। तो शुरुआत करते हैं गुजरात बनने के इतिहास से। गुजरात जो कभी भी एक अलग राज्य नहीं था, उसके बनने के पीछे बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। गुजरात एक ऐसा स्टेट था जिसका पहले बंटवारा हुआ और फिर उसने अलग होकर पूरे भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में अपनी एक अलग जगह बनाई। जैसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आज भारत के शीर्ष पर सारे गुजराती ही बैठे हैं। गुजरात राज्य का जन्म 1960 के दशक में हुआ, जब बॉम्बे के दो टुकड़े हुए और भारत को दो राज्य गुजरात और महाराष्ट्र मिले। लेकिन इन दो राज्यों के बनने की असली कहानी क्या है, चलिए बताता हूं। दरअसल इन दो राज्यों के अलग होने की असली वजह इन दोनों राज्यों में बोली जाने वाली भाषा थी। महाराष्ट्र में मराठी और गुजरात में गुजराती बोली जाती थी और इसी को आधार मानकर आजादी से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राज्यों को बनाने की बात कही थी। लेकिन आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाषा को बेस मानकर किसी स्टेट को बनाने के फैसले का विरोध किया, क्योंकि उनका डर था कि भाषा के आधार पर बने राज्य देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकते हैं। यहां आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि इस बात का समर्थन खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के तब के सरसंघ चालक माधव सदाशिव गोलवलकर ने भी किया था। लेकिन जब साउथ में भाषा को बेस मानकर राज्यों को बनाने को लेकर मुद्दा उठा, तब जवाहरलाल नेहरू को अपनी असहमति पर एक बार फिर से सोचना पड़ा और फिर मजबूरन बॉम्बे को भाषा के हिसाब से बांटने के फैसले को मानना पड़ा। लेकिन बॉम्बे का बंटवारा भी आसान नहीं था। आजादी के बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तरी कर्नाटक मिलकर एक राज्य थे। लेकिन जब पार्टीशन की बात आई तो गुजरात के बड़े बिजनेसमैन चाहते थे कि बॉम्बे यानी कि जो आज का मुंबई है, या तो उसे गुजरात में शामिल कर लिया जाए या फिर उसे अलग से ही एक इंडियन यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए। यह बात उस समय इसलिए भी मजबूती से कही जा रही थी क्योंकि उस समय के मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई इस बात के फेवर में थे। लेकिन फिर 1956 में संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन की शुरुआत हुई और मुंबई को महाराष्ट्र में ही शामिल करने की मांग ने जोर पकड़ लिया।
इस आंदोलन में शामिल अधिकतर व्यापारी वर्ग यही चाहता था कि मुंबई गुजरात का ही रहे, नहीं तो उन्हें मराठियों के अंडर में रहना होगा और ये उनके बिजनेस के हिसाब से भी मुश्किलें पैदा कर सकता है। आंदोलन की कमान संभाले शाहिर अमर शेख, ऐसे डांगे, पीके अत्रे, के जेड़े, एसएम जोशी और सेनापति बापट ने साथियों के साथ मिलकर जमकर प्रदर्शन किया। एक वो समय भी आया जब तत्कालीन मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई ने प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए उन पर पुलिस फायरिंग के आदेश भी दे दिए थे। बताया जाता है कि इस फायरिंग में 106 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई थी, लेकिन इससे भी मामला नहीं सुलझा और फिर हार कर सरकार ने गुजरात और महाराष्ट्र को दो अलग अलग स्टेट बनाने की सहमति दे दी। इसी के साथ 1 मई 1960 को ऐलान किया गया कि बॉम्बे महाराष्ट्र का ही हिस्सा रहेगा, लेकिन इसमें बेलगाम, करवार, डंग, दमन और दीव को शामिल नहीं किया जाएगा, जबकि इसमें एक ही भाषा वाली जगहों जिनमें कोंकण, पश्चिमी महाराष्ट्र, दक्षिणी महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र जोड़ दिए गए थे। और इस तरह बॉम्बे गुजरात से अलग हुआ और गुजरात एक स्टेट की तरह भारत की एक और विधानसभा के रूप में सामने आया। गुजरात विधानसभा का अस्तित्व में आना गुजरातियों के लिए सुनहरे काल के उदय जैसा था, जहां उन्हें अपनी मांगों और अपने हितों के लिए लड़ने का मौका मिला। हमने आपको गुजरात बनने की कहानी तो बता दी, अब सुनाएंगे गुजरात राज्य की विधानसभा की शुरुआत और विधानसभा चुनावों की पूरी कहानी अगले एपिसोड में। गुजरात के अलग राज्य बनने के बाद साल 1960 में गुजरात विधानसभा के पहले चुनाव हुए। परिसी वन से कुल सीटें बनी 132 और पहले चुनाव में 132 में से 112 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की और फिर गुजरात राज्य को अपना पहला मुख्यमंत्री डॉक्टर जीवराज नारायण मेहता के रूप में मिला। लेकिन एक गैर राजनीतिक बैकग्राउंड के इंसान को ही गुजरात का पहला मुख्यमंत्री क्यों और कैसे बनाया गया, बताते हैं। जीवराज साहब वैसे तो एक डॉक्टर थे, लेकिन सोशल वर्क के चलते और महात्मा गांधी के साथ सत्याग्रह आंदोलन में साथ देने के बाद जीवराज नारायण कांग्रेस के करीबी हो गए। इतना ही नहीं, वो महात्मा गांधी के पर्सनल डॉक्टर भी रहे। उन्होंने ही महात्मा गांधी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी किया। लेकिन क्या आपको लगता है सिर्फ यही वजह थी उनके गुजरात का सीएम बनने की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दरअसल गुजरात के पहले सीएम बनने की दौड़ में मोरारजी देसाई हमेशा से आगे रहे, लेकिन वो पहले से ही केंद्र सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर की जिम्मेदारी संभाल रहे थे और नहीं चाहते थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट से निकलकर स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा बने। इसलिए उन्होंने अपना इंटरेस्ट गुजरात के सीएम के रूप में नहीं दिखाया। लेकिन दूसरी तरफ वे स्टेट गवर्नमेंट का मोह छोड़ भी नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने अपने किसी खास आदमी को वहां बैठाने की कोशिश की और गुजरात सीएम के पद के लिए अपने खेमे के बलवंत राय मेहता का नाम आगे कर दिया। लेकिन जब सहमति नहीं बन पाई, तब मोरारजी ने खंडू भाई देसाई का नाम अपने दूसरे खासम खास के तौर पर दिया। लेकिन यहां भी बात नहीं बनी। अब कंफ्यूजन जैसी कंडीशन बन गई। लेकिन फिर महात्मा गांधी के करीबी रहे और सादा जीवन उच्च विचार को फॉलो करने वाले जीवराज नारायण मेहता को मुख्यमंत्री पद के लिए चुन लिया गया और उन्होंने साबरमती आश्रम में गुजरात के पहले मुख्यमंत्री बनने की शपथ ली। जीव नारायण पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरह नए इंस्टीट्यूशंस, बिल्डिंग्स, रिसर्च सेंटर्स और इन्वेंशन के सपोर्टर थे। जीवराज नारायण मिजाज से बिल्कुल सिंपल व्यक्ति थे और ना पॉलिटिक्स के दांव पेच जानते थे, इसलिए उन्होंने वही किया जिसके लिए वो जाने जाते थे। उन्होंने मेडिसिन और लोगों के बेहतर ट्रीटमेंट पर बल दिया। क्योंकि वो एक बिल्डर भी थे, इसलिए उन्होंने वो सड़कें और ब्रिज बनाए जिनसे होकर गुजरात में बिजनेस और डेवलपमेंट ने आसानी से राज्य में एंट्री ली। उन्होंने कई बड़े अस्पताल और मेडिकल इंस्टीट्यूट बनवाए। इसके अलावा पढ़ाई, किसान, मजदूर और छोटे व्यापारियों पर खास ध्यान दिया। उनके विकास कार्यों के कारण ही गुजरात में खेती करने वाले पाटीदारों ने खेती छोड़कर व्यापार करना शुरू किया। ये लोग गांव छोड़ शहरों में आ बसे और कुछ ही सालों में तरक्की करने लगे। लेकिन जीवराज नारायण मेहता का राजनीतिक जीवन ना उन्हें रास आया और ना उनके विरोधियों और कॉम्पिटिटर्स को। खासकर
मोरारजी देसाई को, जिन्होंने जीवराज को आसानी से कभी काम नहीं करने दिया और अपनी तरफ से क्रिटिसिज्म जारी रखा। लेकिन ऐसा नहीं था कि इस नापसंदगी के बारे में जीवराज जानते नहीं थे, बल्कि वो अच्छे से मोरारजी देसाई के मंसूबे जानते थे और इसीलिए उन्होंने भी अपने कैबिनेट को बनाने में मोरारजी के खासम खास लोगों को दूर रखा, जिससे आपसी रार और तेज हो गई। इसका सीधा असर 1962 के चुनाव में टिकट बंटवारे में देखने को मिला, जब गुजरात कांग्रेस के दो पक्ष आमने सामने आ गए थे। एक पक्ष जीवराज मेहता का था, जो खुद सरकार में थे, और दूसरा था मोरारजी देसाई के करीबी और गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष ठाकुर भाई देसाई का। अब इन दो सिपहसालारों के बीच राजनीतिक जंग छिड़ गई, जिसकी शुरुआत 1960 में हुए कांग्रेस के भावनगर अधिवेशन से हुई थी। इस अधिवेशन में तत्कालीन कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष नीलम संजीव रेड्डी ने कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाने के लिए एक विचार पेश करते हुए कहा कि कांग्रेस के वो नेता जो 10 सालों से सरकार में है, उन्हें अब सत्ता का मोह त्याग कर संगठन के साथ काम करना चाहिए। उनका मानना था कि एक ही व्यक्ति के आसपास सरकार के विकास की धुरी नहीं घूमेगी और बाकियों को भी समान रूप से मौका मिल सकेगा। लेकिन कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस विचार को ठाकुर भाई देसाई ने जीवराज मेहता के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। लेकिन जीवराज नारायण मेहता इसकी चपेट में कैसे आ गए? दरअसल जीवराज 1948 में बड़ौदा रियासत के मुख्यमंत्री थे और इस हिसाब से काउंट किया जाए तो वो इस 10 साल के बाद सत्ता से आउट वाले आइडिया में फिट बैठते थे। लेकिन प्रॉब्लम थी कि जीवराज के साथ जवाहरलाल नेहरू का फुल सपोर्ट था। इसीलिए 1962 में कांग्रेस ने जीवराज मेहता को आगे करके चुनाव लड़ा और कमाल की बात यह हुई कि चुनाव के नतीजे कांग्रेस के मन मुताबिक आए। इनके बाद जीवराज नारायण मेहता एक बार फिर गुजरात के सीएम बन गए। लेकिन मोरारजी देसाई की आंखों में वो किरकिरी बनकर चुपते रहे, जिसे निकालने के लिए मोरारजी ने एक बार फिर खेल कर दिया। हुआ यूं कि 24 अगस्त 1963 को उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कार्यकारिणी की एक बैठक हुई, जिसमें एक प्रस्ताव पारित हुआ, कामराज प्लान। अब ये कामराज प्लान क्या था और कहां से आया, इस बारे में भी मैं आपको बताता हूं। बस आपको अगले एपिसोड तक वेट करना होगा। कुकू एफएम पर सुने जो मन चाहे। भारत लोकतांत्रिक देश है, जहां जनता को सबसे बड़ा माना जाता है और जनता के चुने गए लोगों को ही सत्ता सौंपी जाती है। लेकिन जो जनता जिन्हें चुनकर सरकार बनाती है, वो नेता कुर्सी मिलते ही जनता को भूल जाते हैं। एक समय था जब यही नेता देश के लिए अपनी जान भी देने को तैयार रहते थे। बल्कि देश के गुजरात राज्य को एक ऐसे मुख्यमंत्री भी मिले जो पाकिस्तान के हाथों शहीद हो गए थे। एक स्वतंत्रता सेनानी और एक सीएम जिसे पाकिस्तान और भारत के युद्ध में शहादत हासिल हुई। वो थे बलवंत राय मेहता। जीवराज नारायण मेहता के बाद 1963 में उनकी ही विचारधारा वाले बलवंत राय गुजरात के दूसरे मुख्यमंत्री बने। भले ही बलवंत राय मोरारजी देसाई के करीबी रहे, लेकिन उनका मन और कर्म जीवराज नारायण से काफी मिलता जुलता था, जिसका कारण थे महात्मा गांधी। दोनों ही नेता महात्मा गांधी के विचारों को फॉलो करते थे और गुजरात के विकास के लिए जमीनी तौर पर काम करने को ही असली विकास माना करते थे। अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले और महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज में विश्वास रखने वाले बलवंत राय मेहता ने इसी विचारधारा को आगे ले जाते हुए देश को 3 लेवल पंचायती राज का मंत्र दिया, जिसकी शुरुआत उन्होंने अपने मुख्यमंत्री बनने के कुछ दिनों बाद अपने राज्य गुजरात से ही कर दी थी। जिला परिषद बनाने के लिए पंचायत समितियां बनाई, जो एक तरह से राज्य की विधानसभा की तरह ही लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का काम करती थी। साथ ही उन्होंने इस सिस्टम के अंदर हर 5 साल में चुनाव की रूपरेखा भी तैयार की, ताकि किसी एक का राज होके ना रह जाए। उनका पंचायती राज का बनाया गया पूरा ड्राफ्ट इस कदर प्रोग्रेसिव था कि इसे देश के सभी राज्यों में स्वीकार कर लिया गया। बलवंत राय का मानना था कि विकास जमीनी स्तर से और गांवों से शुरू किया जाना चाहिए और इसलिए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गांव सरकारों से अलग हो और अपनी समस्याएं खुद सुलझा सके। बलवंत राय ने गांवों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया
और गांवों के लिए उनकी अपनी सरकार का सिस्टम तैयार किया, जिसे पंचायती राज कहा गया। हर गांव में पंचायत का होना और उस पंचायत का मजबूत होना जरूरी किया गया। पंचायती राज की शुरुआत 1957 में हुई, जब कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए चलाए जा रहे प्रोग्राम्स की जांच करने के लिए एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी को बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में चलाया जा रहा था। इसी कमेटी ने नवंबर 1957 में 3 लेवल वाले पंचायती राज सिस्टम का ड्राफ्ट तैयार किया और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामने रखा। नेहरू को यह ड्राफ्ट भा गया, लेकिन इसमें कुछ बदलाव भी किए गए और 1 अप्रैल 1958 को संसद में बलवंत राय मेहता समिति की 3 लेवल वाली सिफारिशों को पारित करके तुरंत लागू कर दिया गया। इसके बाद पीएम नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 के दिन भारत में राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज की शुरुआत कर डाली। हालांकि इन सिफारिशों को पूरी तरह से सबसे पहले आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था, लेकिन इसके बाद भी पंचायती राज संस्थाओं को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस साल 1993 में 73वीं बार अमेंडमेंट करने के बाद मिला। अंतिम अमेंडमेंट तक इन सिफारिशों में लगातार चुनाव जैसे नियम शामिल कर लिए गए थे, लेकिन बलवंत राय मेहता कमेटी ने जिन 3 लेवल की बात की थी, जिनमें गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला पंचायत लेवल शामिल थे, उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया और आज तक बलवंत राय का बनाया गया पंचायत राज का स्ट्रक्चर वैसा का वैसा ही लागू है। और शायद इसीलिए बलवंत राय मेहता को पंचायत राज का जनक कहा जाता है। साथ ही यह भी बता दूं कि इस बेहद सफल और प्रोग्रेसिव आइडिया को 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में देश भर में मनाया जाता है। भले ही बलवंत राय मेहता मोरारजी देसाई के गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर पहली पसंद थे और उन्हें सीएम बनाने के लिए कामराज प्लान की मदद ली गई, लेकिन जीवराज नारायण मेहता के बाद बलवंत राय के सीएम बनने से गुजरात की जनता को कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि बलवंत राय तो खुद विकास कार्यों को करने के पक्षधर थे। इसलिए उन्होंने जीवराज नारायण द्वारा शुरू किए गए कार्यों को कभी अधूरा नहीं छोड़ा, बल्कि जो योजनाएं और कार्य अधूरे छूट गए थे उन्हें भी बलवंत राय ने पूरा करवाया और साथ ही जीवराज द्वारा शुरू की गई योजनाओं और व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाया। लेकिन 1965 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच वॉर शुरू हुआ, तो गुजरात में बॉर्डर से सटे होने के कारण जान माल का खतरा बना हुआ था और इस खतरे के बीच में बलवंत राय को एक अग्नि परीक्षा देनी पड़ी और इस अग्नि परीक्षा में वो पूरी तरह से पास हुए। यह अग्नि परीक्षा क्या थी और उन्होंने कैसे इसे पास किया, आपको बताते हैं कुकू एफएम ओरिजिनल्स के अगले एपिसोड में। तब तक सुनते रहिए कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। 1965 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच वॉर शुरू हुआ, तो गुजरात में बॉर्डर से सटे होने के कारण जान माल का खतरा बना हुआ था और इन हालातों के बीच में बलवंत राय को एक अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा और इस अग्नि परीक्षा में वो बहुत बेहतरीन तरीके से पास हुए। उन्होंने तय किया कि वो द्वारका में एक रैली को संबोधित करने जाएंगे। उनके इस फैसले का राजनीतिक गलियारे में विरोध भी हुआ, लेकिन उन्होंने किसी बात को गंभीरता से नहीं लिया और 19 सितंबर 1965 के दिन जब बलवंत राय अपने प्लेन से उड़े, तब पाकिस्तानी सेना ने उनके प्लेन को निशाना बनाया और बलवंत राय शहीद हो गए। 936 दिनों तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहने वाले बलवंत राय मेहता के साथ प्लेन हादसे में उनकी पत्नी सरोजबेन मेहता समेत उनके 3 सहयोगी और गुजरात अखबार के एक एडिटर और पायलट जहांगीर जग्गू भी शामिल थे। वो भी इस अनहोनी के शिकार हो गए। बताया जाता है कि इस घटना के 46 साल बाद पाकिस्तानी पायलट कैस हुसैन, जिसने बलवंत राय का प्लेन गिराया था, उसने जहांगीर की बेटी फरीदा को एक ईमेल लिखा था जिसमें उसने इस घटना को लेकर अफसोस जताया था। लेकिन बलवंत राय का जाना कुछ ऐसा था जैसे विकास के पथ पर बढ़ता गुजरात अचानक ही बीच राह में रास्ता भटक गया। हालात कुछ ऐसे हो गए कि एक बार फिर गुजरात को अपनी जनता के लिए एक नए सीएम की जरूरत आन पड़ी। यह बेहद चौंकाने वाली बात है कि गुजरात को बने सिर्फ 5 साल ही हुए थे कि अब जल्दी ही तीसरे मुख्यमंत्री की जरूरत आन पड़ी। यह समय मोरारजी देसाई के लिए बेहद मुश्किल भरा था, क्योंकि बलवंत राय मेहता उनके करीबी थे
और उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री बनाने के लिए मोरारजी देसाई ने जवाहरलाल नेहरू से मनमानी करवाई थी। तमाम डिफरेंसेस के बाद भी जवाहरलाल नेहरू मोरारजी देसाई को मानते थे और उनकी राय का महत्व अच्छे से समझते थे। लेकिन 1964 में नेहरू के गुजर जाने के बाद मोरारजी देसाई उनकी जगह लेने के लिए बेचैन दिखे और उनके इस रवैये के चलते ही उनकी छवि कांग्रेस में हल्की पड़ने लगी। जिस तरह से उन्होंने खुद को पीएम पद के लिए अगले उम्मीदवार के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया था, उसे देखते हुए उत्तर भारत के कई नेताओं और कांग्रेस पार्टी के नेता उनसे नाराज हो गए। बल्कि यह कहना सही होगा कि उनके खिलाफ खड़े हो गए थे। उनके समर्थन में कम लोग ही दिखाई दे रहे थे। उस समय नेहरू के फारिस की तरह पार्टी में फैसले लेने वाले तमिलनाडु के पूर्व सीएम कुमारस्वामी कामराज थे, जिनकी बातों को सभी मानते थे और उन्होंने ही देश के अगले पीएम के रूप में जो नाम चुना, उनको सभी ने पूर्ण समर्थन के साथ पास कर दिया और देश को दूसरे पीएम के रूप में मिले लाल बहादुर शास्त्री। तो अब एक बार फिर मोरारजी देसाई दौड़ से बाहर हो गए, लेकिन उनका राजनीतिक मोह अब भी छूट नहीं रहा था और वो सत्ता चाहते थे। इसलिए उन्होंने फिर से अपने घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए और एक बार फिर गुजरात के मुख्यमंत्री पद के लिए अपने करीबी लोगों का नाम पार्टी के सामने रखा। इनमें एक थे ठाकुर देसाई और दूसरे थे हितेंद्र देसाई। मोरारजी चाहते थे कि ठाकुर देसाई ही सीएम के पद पर आए, लेकिन ठाकुर देसाई के 1962 में विधानसभा का चुनाव हार जाने के कारण उन्हें सीएम पद के लिए चुना जाना बेहद मुश्किल था। तो अब बचे हितेंद्र देसाई। मोरारजी हितेंद्र देसाई के पिता के अच्छे मित्र थे, इसलिए उन्होंने हितेंद्र के नाम पर सहमति जता दी। दूसरी तरफ दिल्ली के आला कमान को भी हितेंद्र के नाम पर कोई आपत्ति नहीं थी, बल्कि उन्हें तो हितेंद्र देसाई के चुने जाने पर यह यकीन था कि वही अगले गुजरात के सीएम हो सकते थे। लेकिन ऐसा क्यों सोचा गया? वो इसलिए क्योंकि बलवंत राय मेहता के सीएम रहते हुए हितेंद्र देसाई उनकी सरकार में गृह मंत्री थे और बलवंत राय की मौत के बाद हितेंद्र देसाई कार्यवाहक मुख्यमंत्री का रोल निभा रहे थे। यानी गुजरात को उसका तीसरा मुख्यमंत्री हितेंद्र देसाई के रूप में 1965 में मिल गया था। लेकिन क्या यह इतना ही आसान था जितना कि दिखाई दे रहा था? जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए और सुनते रहिए कुकू एफएम। सुने जो मन चाहे। सरकार बनाने के लिए विधायकों को खरीदना पॉलिटिक्स में आम बात की तरह देखा जाता है। हालांकि कानूनन ये पूरी तरह से गलत है, लेकिन मौजूदा समय इस तरह की राजनीतिक एक्टिविटीज से हर चुनावी सीजन में हरा भरा रहता है। लेकिन ये कल्चर इंडियन पॉलिटिक्स में नया नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत तो 70-80 के दशक में हो चुकी थी। पिछले एपिसोड में बताया था कि गुजरात बनने के 5 साल के भीतर ही राज्य में तीसरे मुख्यमंत्री ने गद्दी संभाल ली थी, जो मोरारजी देसाई के मित्र के बेटे और दिल्ली में बैठी कांग्रेस पार्टी के आला कमान के चहेते थे। उनका नाम था हितेंद्र देसाई। हितेंद्र देसाई अपनी 15 साल की छोटी उम्र से ही देश की सेवा में लग गए थे। नमक आंदोलन में महात्मा गांधी का साथ दिया और जेल गए। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी 2.5 साल तक जेल में रहे और देश को आजाद कराने में महात्मा गांधी के विचारों को फॉलो करते हुए कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस में शामिल होने तक वो गुजरात में जाना पहचाना नाम बन चुके थे और उनके पिता कन्हैयालाल कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष थे। तभी वो कांग्रेस नेताओं की नजर में छा चुके थे और जीवराज नारायण जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, तब उनके कैबिनेट में हितेंद्र देसाई को शिक्षा, कानून, कृषि, नशाबंदी, सोशल वेलफेयर, रिहैबिलिटेशन और मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू सौंपी गई। इसके बाद जब बलवंत राय सीएम बने, तब के तीसरे सीएम के रूप में चार्ज संभाल चुके थे। तब कांग्रेस और गुजरात की जनता को उन्हें लेकर और कुछ ज्यादा उम्मीदें बढ़ गई थी और इन उम्मीदों को हितेंद्र देसाई ने काफी हद तक पूरा भी किया। उन्होंने गुजरात के विकास के लिए बढ़ चढ़कर काम किया। गुजरात में इंडस्ट्रियलाइजेशन की नींव रखी और इसके लिए कई रास्ते खोले। एजुकेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए गुजरात में राजकोट यूनिवर्सिटी, कृषि यूनिवर्सिटी और आयुर्वेद यूनिवर्सिटी की शुरुआत की और किसानों के हित में खेती को आसान बनाने के लिए सिंचाई व्यवस्था बनाने की शुरुआत की। इतना ही नहीं,
गुजरात को बॉम्बे से अलग करने के लिए जो महागुजरात आंदोलन हुआ था, उस दौरान मारे गए लोगों की याद में उन्होंने शहीद स्मारक भी बनवाए। साथ ही गुजरात की राजधानी गांधीनगर को नए सिरे से बसाने और संवारने की नींव भी हितेंद्र देसाई ने ही रखी थी। हितेंद्र देसाई के सीएम बनने के 2 साल बाद साल 1967 में कांग्रेस पार्टी उनकी लीडरशिप में गुजरात के तीसरे विधानसभा चुनावों के लिए मैदान में उतरी और एक बार फिर बड़ी जीत हासिल कर हितेंद्र देसाई गुजरात के सीएम पद पर विराजमान हो गए। इस बार कांग्रेस के हिस्से में 93 सीटें आईं। स्वतंत्रता पार्टी को 66 सीटें मिली, जबकि प्रजा समाजवादी पार्टी को 3 और बाकी को 8 सीटें मिली। हितेंद्र देसाई के दूसरी बार सीएम बनने के 2 साल ठीक ठाक ही गुजरे, लेकिन उसके बाद गुजरात में कांग्रेस की स्थिति डामाडोल वाली बनने लगी। साल 1968 का दौर था जब कांग्रेस के भीतर रार पड़ना शुरू हो चुकी थी। 1969 आते आते इसी रार की वजह से पार्टी के 2 फाड़ हो चुके थे, जिसका मुख्य कारण था इंदिरा गांधी को कांग्रेस से निकाला जाना। उनके निकाले जाने के पीछे जिन लोगों का मत था वो कांग्रेस के बुजुर्ग नेता थे, जिनमें मोरारजी देसाई और कामराज भी शामिल थे। गुजरात चुनाव के बाद जब कांग्रेस पार्टी में भीतरी काट चल रही थी तो केंद्र में बैठी इंदिरा गांधी इसे समझ चुकी थी और इन हालातों के लिए सिंडिकेट नेताओं को जिम्मेदार मानती थी। दरअसल गुजरात में जो भी मुख्यमंत्री बन रहा था, जो मोरारजी देसाई का करीबी ही होता था या उनके कहीं ना कहीं प्रभाव में रहता था। ज्यादातर जगहों पर जो रूलिंग सरकार थी वो इंदिरा गांधी के साथ थी, लेकिन इनमें भी 2 लोग ऐसे थे जो कांग्रेस ओ में शामिल थे, जिसमें एक थे कर्नाटक के एस निजलिंगप्पा और दूसरे थे गुजरात के हितेंद्र देसाई, जो मोरारजी देसाई के करीबी थे। लेकिन फिर खेल हुआ और गुजरात कांग्रेस से एक बड़े नेता रत्तूभाई अडानी समेत 5 विधायकों ने कांग्रेस आर का दामन थाम लिया। अब हितेंद्र देसाई घबरा गए। हालांकि बहुमत के लिए 85 सीटें चाहिए थी, जबकि उनके पास 88 सीटें थी, यानी अभी भी 3 लोग एक्स्ट्रा थे। लेकिन यहां हितेंद्र देसाई घबरा गए और उन्होंने एक नया प्लान बनाया। इस प्लान के हिसाब से हितेंद्र देसाई ने निर्दलीय और स्वतंत्र भारतीय पार्टी से जुड़े विधायकों को खरीदना शुरू किया और 2 विधायक अपने खेमे में कर लिए। तो अब बहुमत की कुल सीटें हुई 90 और हितेंद्र देसाई हो गए सेफ। इन सब के बीच गुजरात में हुए सांप्रदायिक दंगों की वजह से एक अलग माहौल तैयार हो गया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ महाराष्ट्र के बाद गुजरात में भी अपना विस्तार चाहता था और इसी को पाने के लिए गुजरात में हिंदू मुस्लिम की आग पैदा की गई। एक मामूली विवाद ने बड़े भयानक दंगे और फिर दंगों का रूप ले लिया। जो आग चौराहे पर लगी थी उस आग ने हजारों लोगों के घरों को जला दिया, सैकड़ों लोगों की जानें ले ली और हजारों को जख्मी कर दिया। इन दंगों में गुजरात की जनता को बचाने में नाकाम सरकार पर जनता का गुस्सा फूटना जायज था। 1969 में हुए सांप्रदायिक दंगों के बाद 1970 में गुजरात के भरूच में भूकंप आया, जिसमें हजारों लोगों के घर धरती में समा गए और 23 लोगों की जान चली गई। इसके बाद हितेंद्र देसाई सरकार पर से लोगों का विश्वास जाता रहा और फिर दूसरा खेल शुरू हुआ। 1971 के लोकसभा चुनावों में मोरारजी देसाई चाहते थे कि उन्हें उनकी इच्छा वाली केंद्र की सत्ता इंदिरा गांधी से वापस मिल जाए। इसके लिए कांग्रेस ओ, स्वतंत्र पार्टी और जनसंघ मिलकर एक साथ आए और उन्होंने एक महागठबंधन बनाया, जिसका नाम रखा गया नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट और नारा दिया गया इंदिरा हटाओ। अपने सामने अपने ही लोगों को आप विश्वासघात देख रही इंदिरा ने इसे काटने के लिए गरीबी हटाओ का नारा दिया और इसी नारे के चलते इंदिरा को जनता का भरपूर समर्थन मिला और चुनाव में 352 सीटें मिली, जबकि उनसे लड़ने को तैयार कांग्रेस ओ को पूरे देश में मात्र 16 सीटें मिली। अब इसका असर गुजरात पर पड़ना ही था, सो पड़ा। लेकिन क्योंकि इन 16 सीटों में से 11 गुजरात से ही मिली थी, इसलिए वहां कोई खुलकर इस हार का और मोरारजी देसाई का विरोध नहीं कर पाया। इस हार से हुआ यह कि गुजरात के 17 विधायकों ने कांग्रेस ओ को छोड़कर कांग्रेस आर ज्वाइन कर ली और इसके बाद उनके दल बदल लेने के आधार पर उनकी सदस्यता भी चली गई। इधर 17 विधायकों के जाने से हितेंद्र देसाई का बहुमत भी चला गया और फिर 31 मार्च 1971 को उन्हें अपने सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद राज्य के सामने संकट खड़ा हुआ कि अब क्या और कौन होगा अगला सीएम।
इन सवालों के बीच गुजरात गवर्नर पीएन भागवती ने कांतिलाल खिया को बुलाया। कांतिलाल वो थे जिनके साथ उनके विधायक कांग्रेस आर में जा मिले थे, और इसी वजह से हितेंद्र देसाई को विधायकों की खरीद फरोख्त करनी पड़ी थी। अब जब कांतिलाल आए तो वो भी अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए और खाली हाथ लौट गए। अब मई आ चुका था और गुजरात बिना सीएम के था। तब गवर्नर पीएन भगवती ने गुजरात में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग दिल्ली भेजी, और फिर गुजरात में मार्च 1972 तक राष्ट्रपति शासन रहा और आगे गुजरात के नए मुख्यमंत्री के लिए चुनाव हुए। इसके बाद इंदिरा गांधी पूर्ण रूप से सत्ता में थी, और अब गुजरात में भी वही होना था जो वो चाहती थी। इसके बाद क्या हुआ और कौन बना गुजरात का चौथा सीएम, जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए और सुनते रहिए कुकू एफएम, सुनी जो मन चाहे। हितेंद्र देसाई के जाने के बाद गुजरात में तकरीबन 10 महीनों तक राष्ट्रपति शासन रहा, और उसी दौरान इंदिरा गांधी अपने विरोधियों को एक के बाद एक मात देती रही। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रचंड बहुमत से विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की। यह वो दौर था जब पूरे भारत में इंदिरा गांधी के नाम की आंधी चल रही थी, और हो भी क्यों ना, यह वही समय था जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दुनिया को देश की ताकत का एहसास करवा दिया था। इसी बीच 1972 में गुजरात में सीएम पद के लिए चुनाव हुए, और राज्य की 168 सीटों में से कांग्रेस आर की 140 सीटों के साथ जीत हुई। अब इंदिरा गांधी को गुजरात के नए मुख्यमंत्री को चुनना था। कयास लगाए जा रहे थे कि चिमन भाई पटेल ही अब गुजरात के नए सीएम होंगे। लेकिन ऐसा क्यों लग रहा था? दरअसल चिमन भाई पटेल हितेंद्र देसाई के कैबिनेट में परिवहन मंत्री थे, और जब कांग्रेस 2 हिस्सों में बंट रही थी तब चिमन भाई मौका देखकर कांग्रेस ओ को छोड़कर कांग्रेस आर में शामिल हो गए। अब क्योंकि वो पहले से ही सरकार में मंत्री पद पर रह चुके थे, तो उनके सभी के साथ अच्छे संबंध थे, और नए मंत्रियों के साथ भी उनका स्वभाव बहुत अच्छा था। इसलिए सभी ये उम्मीद कर रहे थे कि वही गुजरात के चौथे सीएम होंगे। लेकिन इंदिरा गांधी इसके खिलाफ थी, और उन्हें कोई ऐसा चाहिए था जो उनके खेमे का हो और उनके हिसाब से गुजरात सरकार को चला सके। और इसलिए इंदिरा गांधी ने अपने पक्ष के घनश्याम ओझा को गुजरात का मुख्यमंत्री बना के भेजा। घनश्याम ओझा जिन्हें 1971 के लोकसभा चुनाव में राजकोट की सीट से समाजवादी पार्टी के बड़े नेता मीनू मसानी को हराने की उपलब्धि हासिल थी। कहा जाता है कि मीनू मसानी को हराना मामूली बात नहीं थी, और वो इसलिए क्योंकि घनश्याम ओझा ने मीनू मसानी को मामूली वोटों से नहीं बल्कि 2 गुने वोटों के अंतर से हराया था। इसी से इंप्रेस होकर इंदिरा गांधी ने उन्हें चुना गुजरात सीएम के पद के लिए। उधर घनश्याम का गुजरात का सीएम चुना जाना मोरारजी देसाई खेमे को पसंद नहीं आया, और जैसे मुश्किल हालात जीवराज नारायण मेहता के लिए खड़े कर दिए गए थे, वैसे ही हालात घनश्याम ओझा के लिए बनाए जाने शुरू कर दिए गए। लेकिन क्योंकि अभी इंदिरा की यानी कि कांग्रेस आर की कंडीशन मजबूत थी, तो कोई भी अपना सीधा विरोध जता नहीं पा रहा था। लेकिन अंदर ही अंदर घात लगाए जाने की प्लानिंग चल रही थी। सौराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर रह चुके संग्राम आंदोलन में हिस्सा ले चुके थे। उन्होंने अपना पहला चुनाव 1957 और दूसरा 1962 में जीता था। उनके बारे में स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया, जिन्हें देश में गैर कांग्रेसवाद के विचार को पैदा करने वाले नेता के तौर पर जाना जाता है, उन्होंने कहा था कि घनश्याम ओझा गांधीवादी थे, संग्राम आंदोलन में हिस्सा ले चुके थे। उन्होंने अपना पहला चुनाव 1957 और दूसरा 1962 में जीता था। उनके बारे में स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया, जिन्हें देश में गैर कांग्रेसवाद के विचार को पैदा करने वाले नेता के तौर पर जाना जाता है, उन्होंने कहा था कि घनश्याम ओझा गांधीवादी थे और हमेशा रहे। उनके कहने और करने में कोई अंतर नहीं था। भले ही वो राजनीति में रहे, लेकिन उनकी सरलता में कभी कोई अंतर नहीं आया। शायद उनकी इसी सादगी के चलते उन्हें अपने खिलाफ चल रहे षड्यंत्र का पता नहीं चल सका, बल्कि उन्होंने तो चिमन भाई को अपने कैबिनेट में मंत्री बनाकर अपने विरोधियों को और मजबूत होने का मौका दे दिया। घनश्याम ओझा गुजरात में अपना मंत्रिमंडल तैयार कर रहे थे, जिसमें चिमन भाई को उद्योग यानी इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। देखा जाए तो चिमन भाई को यह मंत्रालय मिलना
उनकी प्लानिंग के लिए जरूरी था, क्योंकि चिमन भाई पटेल का गुजराती व्यापारियों के साथ अच्छा संबंध था, जो मंत्रालय मिलने के बाद भी जारी रहा और इसी ने उन्हें और मजबूत बनाया। इसका असर यह हुआ कि घनश्याम ओझा के रहते हुए भी उनके खिलाफ खेल खेला जा रहा था, जिसका उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। अभी साल 1972 ही चल रहा था कि गुजरात में कांग्रेस संगठन के चुनाव होने थे। इस बार संगठन दो खेमे में बंट गया था। एक खेमे में थे चिमन भाई पटेल और कांतिलाल घिया, दूसरे में थे रत्तू भाई अडानी और चीना भाई दर्जी। खुद को साबित करने की इस जंग में चिमन भाई पटेल को कामयाबी नहीं मिली और कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष जीना भाई दर्जी ने चिमन भाई के खिलाफ गुजरात सीएम घनश्याम ओझा के कान भरने शुरू कर दिए। अब घनश्याम ओझा को जब उनके खिलाफ जाने वाले लोगों के बारे में पता चला तो उन्होंने चिमन भाई पटेल को कमजोर करने के लिए उनसे उद्योग मंत्रालय छीन लिया। लेकिन चिमन भाई पटेल इतना बड़ा अपमान कहां सहन करने वाले थे। उन्होंने बदला लेने के लिए घनश्याम ओझा के खिलाफ ऐसी फील्डिंग बैठाई कि घनश्याम ओझा क्लीन बोल्ड हो गए। घनश्याम ओझा की वीकनेस ये रही कि वो अपनी पार्टी के विधायकों और गुजरात के नेताओं के बीच ज्यादा मिलनसार नहीं रहे और गुजरात सत्ता के लिए चल रही तकड़म को भी समझ नहीं पा रहे थे। इसका फायदा चिमन भाई पटेल ने उठाया और उन्होंने विधायकों को धीरे धीरे अपने पाले में करना शुरू कर दिया। मंत्रालय जाने के बाद भी उनके पास गुजराती व्यापार संगठनों का भरपूर समर्थन था। इसी बीच चिमन भाई ने विधानसभा में अपने पक्ष में 70 विधायकों को खड़ा कर दिया। हालांकि अभी भी 15 विधायक उनके पक्ष में खड़े होने बाकी थे, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा था 85 यानी 85। चिमन भाई के लिए यह वक्त ऐसा था कि वो कांग्रेस नाम की हड्डी को ना निगल पा रहे थे और ना ही उगल पा रहे थे, क्योंकि उनके पास कांग्रेस के अलावा और कोई विकल्प नहीं था और उन्हें किसी भी हाल में गुजरात सीएम का पद चाहिए ही चाहिए था। लेकिन मुश्किल यह थी कि यह सब हो कैसे। घनश्याम ओझा के अंडर में काम करना उनको अपना अपमान लगता था और कांग्रेस से अलग होना मुमकिन नहीं था। तो फिर क्या हुआ वो आगे बताता हूं, लेकिन उससे पहले घनश्याम ओझा के इस्तीफे की बात कर लेते हैं। हुआ यूं कि जब चिमन भाई पटेल विधायकों को अपनी तरफ करने में लगे हुए थे, तभी घनश्याम ओझा को अंदाजा हो गया था कि अब उनकी कुर्सी बच नहीं पाएगी। ऐसे में उन्होंने जाते जाते अपना इस्तीफा लिखा और गवर्नर को देने के बजाय उस इस्तीफे को लेकर वो दिल्ली इंदिरा गांधी के पास पहुंचे। शायद उन्हें उम्मीद थी कि इस बार भी इंदिरा गांधी उनका साइड लेगी और उनकी सीएम सीट बच जाएगी। लेकिन इसका असर उल्टा हुआ और इंदिरा गांधी ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया और इस तरह से गुजरात एक बार फिर सीएम विहीन राज्य हो गया। लेकिन सियासी खेल साइड बाय साइड खेला जा रहा था, जिसके लिए चिमन भाई पटेल पहले से ही तैयारी करके बैठे थे। अब ये तैयारी क्या थी और ये खेल आगे कैसे खेला जाने वाला था, इसका जिक्र मैं करूंगा आपसे कुकू एफएम के अगले एपिसोड में। तब तक सुनते रहिए कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। अब की बार चिमन भाई इस खेल को बिल्कुल चौड़े में खेलने के मूड में थे, यानी कि वो इंदिरा गांधी से सीधे 1 to 1 बात करने का विचार बना रहे थे और इसीलिए उन्होंने उन्हें बुलावा भेजा। चिमन भाई पटेल ने इंदिरा गांधी से सीधे 1 to 1 बात करने का विचार बनाया और उन्हें बुलावा भेजा और बॉम्बे राजभवन में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बारे में वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विशेषज्ञ बताते हैं कि चिमन भाई पटेल ने इंदिरा गांधी से सीधे साफ लफ्जों में कह दिया था कि वो ये फैसला नहीं ले सकती कि गुजरात को कौन चलाएगा। यह तय करना वहां के विधायकों का काम है। चिमन भाई पटेल ने इंदिरा गांधी से यह बात कुछ इस तरह से कही थी कि जैसे उन्होंने इंदिरा गांधी को सामने से ललकारा हो। चिमन भाई पटेल के इस रवैये पर इंदिरा गांधी ने शांति से काम लिया और उन्होंने चिमन भाई को गुजरात कांग्रेस में प्रभारी की जिम्मेदारी संभालने वाले सरदार स्वर्ण सिंह से बात करने को कहा। लेकिन ऐसा क्यों? अभी यह जानिए कि चिमन भाई पटेल के कहने पर गुजरात में सीएम पद के लिए गुप्त मतदान करवाया गया, जिसमें चिमन भाई के सामने उनके दोस्त कांतिलाल घिया से उनका टकराव हुआ। वोटिंग के बाद सरदार स्वर्ण सिंह बैलेट बॉक्स लेकर दिल्ली गए और रिजल्ट में चिमन भाई गुजरात के अगले यानी 5वें सीएम घोषित किए गए। यहां सरदार स्वर्ण सिंह का रोल क्या था? दरअसल राजनीतिक विशेषज्ञ ये मानते हैं कि इंदिरा गांधी ने जानबूझकर चिमन भाई पटेल को गुप्त मतदान में जिताया, जिसमें उनकी मदद स्वर्ण सिंह ने की। इंदिरा गांधी को चिमन भाई की जरूरत थी ताकि आने वाले उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में होने वाले विधानसभा चुनावों में फंड जुटाने के लिए उनका इस्तेमाल किया जा सके।
लेकिन इसके बाद वो हुआ जो शायद चिमन भाई ने कभी नहीं सोचा था। इंदिरा गांधी ने वो चाल चली कि गुजरात के आसमान पर फिर संकट के बादल छा गए। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो चिमन भाई ने खुद अपना इस्तीफा इंदिरा को सौंप दिया? जानने के लिए चलिए कुकू एफएम के अगले एपिसोड में सुने जो मन चाहे। इंदिरा गांधी ने चिमन भाई पटेल की खुली चुनौती को किस तरह से स्वीकार किया, इसके बारे में मैंने आपको पिछले एपिसोड में थोड़ा हिंट दे दिया था। अब डिटेल में जान लीजिए कि चिमन भाई पटेल को गुप्त मतदान में जिताने के पीछे इंदिरा गांधी का असली प्लान क्या था। दरअसल जिस अंदाज में चिमन भाई ने इंदिरा गांधी को अपनी ताकत के बारे में समझाने की कोशिश की थी, उससे इंदिरा गांधी एक बात समझ गई थी कि चिमन भाई कभी भी उनके खिलाफ कुछ बड़ा कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने चिमन भाई का लंबा लेकिन फिक्स तरीके से इलाज करने का प्लान बना लिया, जिसकी शुरुआत उन्होंने चिमन भाई को गुप्त मतदान में जिताकर की थी। इसके बाद 17 जुलाई 1973 में गुजरात के 5वें मुख्यमंत्री बने चिमन भाई पटेल ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो सीएम की कुर्सी पर बैठकर किसी खेल का हिस्सा बन चुके। साल 1973 के दौरान गुजरात में भयानक सूखा पड़ा और लोग 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसने लगे। सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीब लोगों में बांटे जाने वाले गेहूं के कोटे को घटाकर 1 टन से सीधे आधा कर दिया था। 70 पैसे प्रति किलो बिकने वाला गेहूं मनचाहे दामों पर बेचा जाने लगा। महंगाई चरम पर थी और गुजरात सीएम चिमन भाई पटेल इन हालातों को जैसे तैसे मैनेज करने में लगे हुए थे। लेकिन फिर कुछ समय ही बीता था कि अहमदाबाद के मोरबी कॉलेज और लाल भाई दलपत भाई इंजीनियरिंग कॉलेज की मेस पर गुजरात की महंगाई और सूखे का सीधा प्रभाव दिखाई दिया और मेस की फीस को 30% बढ़ा दिया गया। इसके बाद के हालातों के बारे में विशेषज्ञों का कहना है कि जैसे ही मेस की फीस बढ़ी, छात्रों में हाहाकार मच गया। उनका पूरा बजट गड़बड़ा गया और छात्रों में से 52% ने एक वक्त का खाना खाना शुरू कर दिया, जबकि 22% छात्रों पर कर्ज लेने की नौबत आ गई। लेकिन महंगाई का असर तब भी कम होता दिखाई नहीं दिया और छात्रों का गुस्सा बढ़ता गया। और जहां मोरबी कॉलेज के छात्रों ने बड़े मेस के दामों का विरोध किया, तो वहीं 20 दिसंबर को लाल भाई दलपत भाई इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र हड़ताल पर चले गए। इसके बाद गुजरात यूनिवर्सिटी के छात्रों ने भी हड़ताल कर दी। इसके बाद तो जैसे भूचाल आ गया और छात्रों द्वारा शुरू किए गए इस विरोध की लहर में किसान, मजदूर और डॉक्टर्स भी जुड़ गए और पूरे गुजरात में आंदोलन का असर दिखाई देने लगा। लोग सड़कों पर उतर आए, भारी विरोध होने लगा। इसी बीच बहती गंगा में हाथ धोते हुए विपक्ष भी इस आंदोलन में कूद पड़ा। अब तो जैसे ये आंदोलन जन जन का आंदोलन बन चुका था। सरकार के खिलाफ नारेबाजी जमकर चल रही थी। नारों की ये गूंज दिल्ली में बैठी इंदिरा गांधी तक भी पहुंच गई। इंदिरा गांधी हालात को काबू करने के बारे में सोचने के लिए बैठकें करने लगी। उधर गुजरात में 10 जनवरी 1974 के दिन छात्रों ने गुजरात बंद की घोषणा कर दी। ये वो समय था जब कॉलेज की मेस से शुरू हुआ ये मामूली विवाद अब पूरे गुजरात को चलाने पर आमादा था। इस विवाद ने पहले हड़ताल और फिर एक बड़े आंदोलन की जगह ले ली, जिसे नवनिर्माण आंदोलन नाम दिया गया। गुजरात बंद के दिन जगह जगह पर प्रदर्शन, हिंसा और आगजनी हुई। इसका सबसे ज्यादा असर अहमदाबाद और वडोदरा में हुआ। इस आंदोलन में मिसा यानी कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत 8000 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की गई, पुलिस फायरिंग हुई और कुछ छात्र भी मारे गए। इस आंदोलन के बारे में विशेषज्ञ बताते हैं कि आंदोलन के दौरान 8000 से ज्यादा लोगों को जेल में डाला गया था। 16,310 लोग घायल हुए थे और 105 लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि ये सरकारी आंकड़े थे। 25 जनवरी को एक और जोरदार प्रदर्शन हुआ, जिसके बाद मजबूरन सरकार को गुजरात के कुछ इलाकों में कर्फ्यू लगाना पड़ा। और अगले दिन 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे के दिन कर्फ्यू लगे इलाकों में जब पुलिस गश्त लगा रही थी, तब लोगों ने अपनी छतों पर तालियां बजा बजा कर विरोध जताया। यही वो समय था जब छात्रों ने दिल्ली से बड़े गांधीवादी और सोशलिस्ट माने जाने वाले जयप्रकाश नारायण उर्फ जेपी को गुजरात आने का न्योता भेजा। लेकिन इससे पहले
कि वो गुजरात पहुंच पाते उससे पहले ही चिमन भाई पटेल ने 9 फरवरी को अपना इस्तीफा इंदिरा गांधी को सौंप दिया और यह इस्तीफा छात्रों की बड़ी जीत साबित हुआ। उधर इंदिरा को लगा कि चिमन भाई का इस्तीफा आते ही गुजरात में आंदोलन शांत हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस्तीफा देने के 2 दिन बाद जैसे ही जेपी अहमदाबाद पहुंचे, आंदोलन और तेज हो गया और गुजरात विधानसभा भंग कर फिर से चुनाव कराए जाने की मांग की जाने लगी। कांग्रेस का विरोध होता देख तमाम विरोधी और विपक्षी भी आंदोलन में साथ आ चुके थे। इसके बाद आंदोलन की आग को भड़काने में घी का काम किया मोरारजी देसाई ने। मोरारजी देसाई 12 मार्च को दिल्ली में आमरण अनशन पर बैठ गए। उनकी मांग थी कि गुजरात में जो डावाडोल की स्थिति बनी हुई है वो पूरी तरह से ठीक हो और नए सिरे से चुनाव कराकर सरकार बनाई जाए। इसके बाद गुजरात में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति शासन लगते ही राहत की सांस ली कि चलो अब यह आंदोलन शांत हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और एक बार फिर मोरारजी देसाई 30 अप्रैल 1975 को आमरण अनशन पर बैठ गए और गुजरात में विधानसभा चुनाव कराने की मांग की। अब हालात ऐसे बन गए थे कि इंदिरा गांधी पर चारों तरफ से दबाव पड़ने लगा था और फिर गुजरात में विधानसभा चुनाव कराने का फैसला ले लिया गया और गुजरात में राष्ट्रपति शासन के बीच 10 जून 1975 में गुजरात विधानसभा के चुनाव करा गए। इस बार के चुनाव में कांग्रेस से जनता की नाराजगी दिखाई दी। गुजरात के पाटीदार समुदाय ने कांग्रेस को दरकिनार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस आर के विरोधियों ने मिलकर जनता मोर्चा बनाया। इसमें कांग्रेस ओ, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, जनसंघ, लोकदल और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया पार्टियां शामिल थी। उधर सीएम पद छोड़ बगावत पर उतर आए चिमन भाई पटेल ने भी अपनी अलग किसान मजदूर लोकपक्ष पार्टी बना ली। इसके बाद 12 जून 1975 की तारीख आई और उस दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लोकसभा चुनावों में धांधली करने का दोषी मानते हुए उनका चुनाव रद्द कर दिया। साथ ही उन्हें आगामी 6 सालों के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। अब आपको इसके बारे में जानना होगा तो जानिए ना कुकू एफएम ओरिजिनल्स के अगले एपिसोड में। तब तक सुनते रहिए आरजे मनीष के साथ कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। 12 जून 1975 की तारीख आई और उस दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लोकसभा चुनावों में धांधली करने का दोषी मानते हुए उनका चुनाव रद्द कर दिया। साथ ही आगामी 6 सालों के लिए उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया। अब आपको इसके बारे में जानना होगा तो ठीक है, मैं बताता हूं। दरअसल 1971 में हुए लोकसभा चुनावों में इंदिरा गांधी ने रायबरेली से जीत हासिल की। यहां उनके सामने राजनारायण थे। राजनारायण रायबरेली में हुई अपनी हार को इंदिरा का बनाया गया प्लान मानते थे, इसलिए उन्होंने इस इंदिरा की जीत को कोर्ट में चुनौती दे डाली। इसी मामले में कोर्ट ने इंदिरा को दोषी माना और इसी मामले को इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण के नाम से जाना जाता है। इस बात को अगर आपने ध्यान से नहीं सुना है तो एक बार फिर रिपीट करके सुन लीजिएगा, क्योंकि यही वो पल था जहां से इमरजेंसी की आहटें मिलने लगी थी। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो गुजरात में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और कांग्रेस बहुमत हासिल नहीं कर सकी, जबकि विपक्ष ने मिलकर सरकार बनाने का बहुमत हासिल कर लिया था। इस चुनाव में कांग्रेस को 182 में से सिर्फ 75 सीटें मिली, जबकि इससे पहले के चुनावों में कांग्रेस के पास 140 सीटें थी। उधर नई पार्टी जनता मोर्चा को 88 सीटें मिली, जबकि चिमन भाई पटेल की पार्टी को 12 सीटें मिली। इसके बाद कहानी में आया ट्विस्ट। तो हुआ यूं कि चुनावों के रिजल्ट को देखकर चिमन भाई पटेल बेहद खुश थे। क्यों खुश थे? उन्हें तो सिर्फ 12 सीटें मिली थी ना। यही तो मजे की बात है। चिमन भाई खुश थे क्योंकि उन्होंने सीएम पद से उन्हें हटाने वाली इंदिरा गांधी की कांग्रेस को उसकी जगह दिखा दी थी और बिना देर किए उन्होंने अपनी 12 सीटें जनता मोर्चा को बहुमत के लिए दे दी। फिर क्या था, कांग्रेस आर लुढ़क गई और कांग्रेस ओ जीत गई। और फिर कांग्रेस ओ के बाबू भाई जयेश भाई पटेल को गुजरात का अगला सीएम बनाया गया। लेकिन फिर नए सीएम के आते ही गुजरात में और फिर पूरे देश में वो आग बही जिसे बुझाने के लिए गुजरात के नए सीएम को अपने हाथ जलाने पड़े। क्या हुआ था ऐसा और कैसे थे उस वक्त देश के हालात, जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए और सुनते रहिए कुकू एफएम, सुने
जो मन चाहे। गांधीवादी बाबूभाई जशभाई पटेल के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही गुजरात में अहमदाबाद से उठी आंदोलन की चिंगारी ने पटना में जाकर आग लगाने का काम कर दिया और फिर इंदिरा गांधी के सामने तमाम मुसीबतें मुंह फाड़े खड़ी हो गई। इंदिरा गांधी जो उस वक्त चारों तरफ से मुश्किलों में फंसी दिखाई दे रही थी, उन्होंने इस सारी समस्याओं का एक हल निकाला और फिर देश में इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई और इस तरह 25 जून 1975 की रात देश में इमरजेंसी लागू हो गई। इस दिन की शुरुआत होने से पहले ही विपक्ष के ज्यादातर नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। जहां एक तरफ सभी इंदिरा गांधी की हां में हां मिला रहे थे, तो वहीं गुजरात में जश भाई ने इंदिरा गांधी के इस कदम की न सिर्फ आलोचना की बल्कि उसका खुलकर विरोध भी किया। शुरुआती दिनों में इमरजेंसी का असर गुजरात में उतना नहीं हुआ जितना देश के बाकी हिस्सों में दिख रहा था। फिर हुआ यूं कि देश के बाकी जगहों पर भी जो नेता इमरजेंसी का विरोध कर रहे थे, उन्होंने भी गुजरात में आकर शरण ले ली। और देखा जाए तो गुजरात उस समय इमरजेंसी विरोधियों को शरण देने वाली जगह बन गया था, क्योंकि यहां बाबू भाई की सरकार थी। इसलिए देश भर से आए इमरजेंसी के विरोधी नेताओं ने उनकी शरण में अंडरग्राउंड रहते हुए इमरजेंसी के खिलाफ काम किया। इसी दौरान नरेंद्र मोदी भी अंडरग्राउंड थे। उधर इंदिरा गांधी गुजरात में इमरजेंसी के कम इफेक्टिव होने से परेशान थी। उन्हें पता था कि जब तक बाबू भाई वहां सीएम रहेंगे तब तक उनकी मंशा पूरी नहीं हो पाएगी। ऐसे में इंदिरा गांधी को किसी तरह से भी समीकरण बिठाकर बाबू भाई को सीएम पद से हटाना था और फिर यह हुआ भी, क्योंकि बाबू भाई की जनता मोर्चा पार्टी को गुजरात में सरकार बनाने के लिए चिमन भाई पटेल की पार्टी ने समर्थन दे दिया और वो समर्थन चिमन भाई पटेल ने इंदिरा गांधी के कहने पर वापस ले लिया। हालांकि इसके लिए इंदिरा गांधी ने चिमन भाई पटेल को बड़े सपने दिखाए थे। तो समर्थन वापस लेते ही बाबू भाई की सरकार लुढ़क गई और एक बार फिर गुजरात में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। 207 दिन का कार्यकाल पूरा कर बाबू भाई जश भाई पटेल की सरकार अब गुजरात की सत्ता में नहीं थी। उनके बाद गुजरात के 7वें मुख्यमंत्री बने माधव सिंह सोलंकी। माधव सिंह सोलंकी बाबू भाई की वजह से ही राजनीति में आए थे और ये डेस्टिनी ही कही जा सकती है कि सोलंकी गुजरात के सीएम जब बने जब बाबू भाई ने इस्तीफा दिया। खैर, 24 दिसंबर 1976 को माधव सिंह सोलंकी ने गुजरात सीएम की गद्दी संभाल ली। यह वो समय था जब इमरजेंसी चल रही थी। लोकसभा चुनाव की मियाद 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दी गई और हालात कंट्रोल में थे। लेकिन फिर कुछ हफ्तों बाद ही 18 जनवरी को इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में गिरफ्तार किए गए सभी विपक्षी नेताओं को छोड़ने की घोषणा करते हुए कहा कि अब नए सिरे से लोकसभा चुनाव होंगे। लेकिन इंदिरा गांधी की समझ यहां पड़ गई कमजोर और चुनावी नतीजों में कांग्रेस की बड़ी हार हुई। 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। इस बार के परिणामों में भारतीय लोकदल को 295 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस को 154, सीपीएम को 22 और बाकी को 10 सीटें मिली। कांग्रेस की हार के साथ ही जनता पार्टी और मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बनकर केंद्र की सत्ता में आ चुके थे। लेकिन जल्द ही राजनीतिक गलियारों में भगदड़ मचना शुरू हो चुकी थी। विधायक पार्टियां बदल रहे थे। फायदे का सौदा देखकर नेताओं ने जनता मोर्चा का दामन थाम लिया। इसी बीच चिमन भाई पटेल ने भी इंदिरा गांधी का साथ छोड़कर अपना भाला बदल लिया और राज्य में एक बार फिर मुख्यमंत्री के पद पर बाबू भाई जश भाई पटेल 8वें सीएम की भूमिका में आ बैठे। दिसंबर में सीएम बने माधव सिंह सोलंकी ने अप्रैल में इस्तीफा दे दिया। ये उनका कुछ ही दिनों का कार्यकाल रहा। हालांकि अभी उन्हें आगे 3 बार और सीएम बनना था, लेकिन वो कहानी जरा आगे बताऊंगा। अभी बाबू भाई को ही जारी रखते हैं। बाबू भाई जश भाई पटेल 11 अप्रैल 1977 को गुजरात के सीएम बने। बाबू भाई इमरजेंसी के बाद के सीएम थे और 17 फरवरी 1980 तक पद पर बने रहे। इसके बाद एक बार फिर गुजरात में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ जो 6 जून तक चला और फिर गुजरात विधानसभा चुनावों में माधव सिंह सोलंकी विजयी रहे और 7 जून 1980 को गुजरात के सीएम बने। माधव सिंह सोलंकी का मुख्यमंत्री बनना इस बार गुजरात में बड़े चेंजेस का कारण बना। उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल में गुजरात को इकोनॉमिक और सोशली रूप से मजबूत बनाने पर जोर दिया और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था बनाई। इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि उन्होंने क्षत्रियों, हरिजन, आदिवासी और मुसलमानों को एक साथ लाने के लिए खाम फॉर्मूला बनाया।
इसी फॉर्मूले के चलते 1980 में कांग्रेस ने 141 सीटें हासिल की और 1985 के चुनावों में 149 सीटें मिली, जो अपने आप में एक अद्भुत प्रदर्शन था। एक और बात कि खाम फॉर्मूले की वजह से ही माधव सिंह सोलंकी को 3 बार गुजरात के सीएम बनने का मौका मिला। हालांकि माधव सिंह सोलंकी को खाम थ्योरी के लिए जबरदस्त विरोध भी झेलना पड़ा। ये विरोध इस कदर बढ़ा कि उन्हें 1985 में इस्तीफा देना पड़ गया। लेकिन यह कैसे हुआ, थोड़ा इस बारे में बताए देता हूं। तो हुआ यूं कि खाम थ्योरी को लेकर चल रहे माधव सिंह सोलंकी ने बख्शी कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद उसे लागू करने के आदेश दे दिए। इस रिपोर्ट के अनुसार आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ी 82 जातियों को रोजगार और शिक्षा में 10% का आरक्षण दिया जाए। लेकिन जैसे इसे लागू किया गया, सवर्ण छात्रों ने इसका जोरदार विरोध करना शुरू कर दिया। 4 मेडिकल कॉलेजेस विरोध की आग में कूद चुके थे। बढ़ते विरोध ने इसे एक आंदोलन का रूप दे दिया और पुलिस ने इसे काबू में करने के लिए फायरिंग का सहारा लिया, जिसमें 40 लोगों की मौत हो गई। लाख विरोध के बाद भी सोलंकी ने अपना फैसला नहीं बदला और वो ओबीसी समुदाय के हीरो बन गए। इसके बाद 1985 में विधानसभा चुनाव से 2 महीने पहले माधव सिंह सोलंकी ने रानी कमीशन की सिफारिशों को लागू कर दिया और एक बार फिर आंदोलन के स्वर गूंज उठे। इस बार सिफारिशों में 140 जातियां और 28% आरक्षण शामिल था। लेकिन छात्र आंदोलन के लिए सड़कों पर उतर पाते इससे पहले ही चुनावों की तारीखें घोषित कर दी गई और इसी वजह से ज्यादातर कॉलेजों में अवकाश घोषित कर दिए गए, जिसका असर यह हुआ कि छात्र अपने अपने घरों को लौट गए और आंदोलन ठंडा पड़ गया। हालांकि 1985 का चुनाव आरक्षण के अलावा एक और वजह से जीता जा रहा था और वो वजह थी इंदिरा गांधी की मौत, जिससे कांग्रेस को सहानुभूति मिली। और दूसरा, आरक्षण लागू करने की वजह से एक बार फिर गुजरात में माधव सिंह सोलंकी मुख्यमंत्री के पद पर आ बैठे। ये कांग्रेस के गुजरात में एक ऐतिहासिक जीत थी। लेकिन इसके बाद फिर वो हुआ जिसने गुजरात और देश की हवा बदल दी। और हवा बदलने वाले वो क्या कारण थे, ये हम आपको बताएंगे कुकू एफएम ओरिजिनल्स के अगले एपिसोड में। तब तक सुनते रहिए कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। इंदिरा गांधी की मौत की वजह से 1985 के चुनावों में कांग्रेस को सहानुभूति मिली और दूसरा, आरक्षण लागू करने की वजह से एक बार फिर गुजरात में माधव सिंह सोलंकी मुख्यमंत्री के पद पर आ बैठे। ये कांग्रेस की गुजरात में एक ऐतिहासिक जीत थी। माधव सिंह सोलंकी के सीएम बनते ही दूसरी तरफ आरक्षण विरोधी आंदोलन गुजरात के अहमदाबाद से शुरू हो गए और वहां से चला ये आंदोलन गुजरात के 19 जिलों तक फैल गया और इसमें शुरुआती दौर में 185 लोग मारे गए और इस तरह से ये आग आगे फैलती ही गई और 1985 के दंगे 1986 अक्टूबर तक चलते रहे। उधर इसी दौरान दिल्ली में प्रधानमंत्री राजीव गांधी हालातों का जायजा लेने के लिए गुजरात गए। उन्हें लगा था कि शायद उनका दौरा कुछ बदलेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और दिल्ली गुजरात को जलता हुआ देखता रहा। लेकिन राजीव गांधी को दंगे बंद करने थे, इसलिए उन्होंने 5 लोगों की एक समिति बनाई और उसे अहमदाबाद भेजा। इस समिति ने जो रिपोर्ट पेश की, उसके हिसाब से 3 लोग चाहते थे कि माधव सिंह सोलंकी को सीएम पद छोड़ देना चाहिए, जबकि 2 लोग ऐसा नहीं चाहते थे। राजीव गांधी इस बात से कंफ्यूज हो गए और फिर उन्होंने अपने एक भरोसेमंद को इस मामले को सुलझाने के लिए आगे कर दिया। और फिर माधव सिंह सोलंकी को वित्त मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का चाय पर न्योता आता है, जहां बातचीत के बीच ही माधव सिंह सोलंकी एक कागज पर अपना इस्तीफा लिखकर उन्हें सौंप देते हैं। माधव सिंह सोलंकी के जाने के बाद जुलाई 1985 में अमर सिंह चौधरी गुजरात के मुख्यमंत्री बने। अमर सिंह गुजरात के पहले और इकलौते आदिवासी सीएम थे। अमर सिंह चौधरी माधव सिंह सोलंकी की कैबिनेट में गृह मंत्री थे और इसीलिए वो सोलंकी के बाद पहली पसंद बने। हालांकि सोलंकी को दंगों का जिम्मेदार बताने वाले नेताओं ने अमर सिंह को भी इसमें घसीटा, लेकिन उन लोगों की चली नहीं और अमर सिंह गुजरात के सीएम बन गए। लेकिन फिर 1989 के चुनावों में जब कांग्रेस बुरी तरह से हारी, तब गुजरात भी उसके हाथ से चला गया और अमर सिंह सोलंकी भी सीएम पद हार गए। लेकिन अमर सिंह चौधरी ने चुनाव से कुछ दिनों पहले ही इस्तीफा दे दिया था। इस बारे में राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि इस्तीफे की वजह तो कुछ और थी। दरअसल मार्च 1989 में गुजरात के 3 मंत्री दिल्ली गए थे। उन्होंने 148 विधायकों में से 82 विधायकों की साइन की हुई कॉपी कांग्रेस आलाकमान को दी।
इस पेपर में जिन 82 विधायकों ने अपनी सहमति जताते हुए साइन किया था, वो सभी चाहते थे कि अमर सिंह चौधरी गुजरात सीएम पद से हटा दिए जाए। लेकिन अचानक ये सब अमर सिंह के खिलाफ क्यों हो गए? दरअसल माधव सिंह सोलंकी के जाने के बाद अमर सिंह चौधरी इस बात को समझ गए थे कि जब तक संगठन की पकड़ मजबूत नहीं होगी, तब तक कुर्सी हिलती ही रहेगी। यही सोचकर अमर सिंह चौधरी ने माधव सिंह सोलंकी के करीबियों को निकालना शुरू कर दिया। लेकिन इस दौरान अहमद पटेल के साथ उनका पंगा हो गया और वो अमर सिंह के खिलाफ हो गए। इतना ही नहीं, वो न सिर्फ अमर सिंह के खिलाफ हुए, बल्कि उन्होंने ही अमर सिंह चौधरी के खिलाफ दिल्ली आला कमान के कान भरने शुरू कर दिए। और एक बार फिर गुजरात सीएम के पद पर वो आए जिनके खिलाफ अमर सिंह चौधरी ने माहौल बनाया था और जिनका आना गुजरात की राजनीति में इम्पॉसिबल से पॉसिबल वाली कंडीशन को साफ साफ डिफाइन कर दी है। कौन थे वो नेता? अगले एपिसोड में सब बताएंगे। तब तक सुनते रहिए कुकू एफएम ओरिजिनल्स, ओनली ऑन कुकू एफएम। सुने जो मन चाहे। 6 जुलाई 1985 को अपना इस्तीफा वीपी सिंह को सौंप देने के बाद माधव सिंह सोलंकी ने कुछ सालों के लिए विदेश घूमने का प्लान बनाया। लेकिन राजीव गांधी उन्हें जाने नहीं देना चाहते थे। उन्होंने माधव सिंह सोलंकी के सामने अपने कैबिनेट में शामिल होने का ऑफर रखा। लेकिन सोलंकी ने राजीव गांधी को यह कहकर मना कर दिया कि वो अब ब्रेक लेना चाहते हैं और विदेश यात्रा के लिए निकल गए। हालांकि राजीव गांधी ने उन्हें अप्रोच करना बंद नहीं किया और जब 3 साल बाद वे भारत लौटे, तब उन्हें राजीव गांधी ने अपनी कैबिनेट में योजना मंत्री का पद दे दिया। इसके बाद 1989 में जब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पूरे देश में बुरी तरह हारी और वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, तब इस हार को गुजरात की जीत में बदलने के लिए कांग्रेस ने सोचा कि अगर अमर सिंह चौधरी के बाद माधव सिंह सोलंकी को सीएम बना दिया जाए, तो हो सकता है कि कुछ महीनों बाद जो विधानसभा चुनाव होने हैं, उनमें शायद बहुमत हासिल हो जाए। और इसी सोच के चलते 10 दिसंबर 1989 में माधव सिंह सोलंकी को एक बार फिर सीएम पद पर बिठा दिया गया और इस तरह माधव सिंह सोलंकी चौथी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। लेकिन विधानसभा चुनाव आने तक ऐसा कोई करिश्मा सोलंकी नहीं कर सके कि कांग्रेस चुनाव में बहुमत ला पाती और चौथी बार सीएम बने रहने के 83 दिन के बाद 4 मार्च 1990 को उनका सीएम पद का सफर खत्म हो गया। यह माधव सिंह सोलंकी का अंतिम चांस था जब वो सीएम बने थे। 1990 में हुए विधानसभा चुनावों में दूसरे दलों ने बाजी मार ली थी। इन चुनावों में कांग्रेस को मात्र 33 सीटें मिली, जबकि भाजपा को 67, जनता दल को 70, युवा विकास और बाकी दलों को 11 सीटें मिली। अब सरकार बनाने की बारी जनता दल की थी और इस समय जनता दल के सर्वेसर्वा थे चिमन भाई पटेल। चिमन भाई पटेल ने सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी से समर्थन मांगा और भाजपा ने भी अपनी दूरदर्शी योजना के चलते जनता दल को सपोर्ट किया और फिर 16 साल बाद चिमन भाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर दूसरी बार आ बैठे। उधर भाजपा के समर्थन के बदले प्रदेश में भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व में गुजरात विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रह चुके केशुभाई पटेल को उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया और भाजपा के वरिष्ठ विधायकों को मंत्री पद दिए गए। इसी दौरान दिल्ली में वीपी सिंह के प्रधानमंत्री बनने के बाद जनता दल के दिग्गज नेताओं के द्वारा पार्टी के भीतर गुटबाजियां शुरू हुई, जिसे देखकर वीपी सिंह ये भांप गए कि उनकी सरकार ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है और उन्होंने बड़ा दाव चलते हुए 13 अगस्त 1990 को 1980 में ही पूरी हो चुकी मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा कर दी, जिसे आप लोग ओबीसी आरक्षण के नाम से जानते हैं। इस दौरान वीपी सिंह के साथ गठबंधन में सत्ता में बैठी भाजपा के शीर्ष नेता लाल कृष्ण आडवाणी मंडल के विरोध में कमंडल लाए। इस राजनीतिक दौर को मंडल कमंडल का वक्त कहा जाता है। 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से अयोध्या तक के लिए रथ यात्रा शुरू की, जिसे राम रथ यात्रा कहा गया। वीपी सिंह के निर्देश पर ही बिहार में लालू यादव की सरकार में 23 अक्टूबर 1990 को आडवाणी को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद भाजपा ने केंद्र सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। उसी शाम जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव एसआर बोम्मई ने गुजरात के मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल को यह निर्देश दिया कि भाजपा के मंत्रियों को सरकार से बाहर का रास्ता दिखाएं। भाजपा से समर्थन छोड़ने के बाद चिमन भाई पटेल अपनी सरकार गंवाना नहीं चाहते थे। अपनी सरकार बचाए रखने के उपाय में गुजरात
इसका समर्थन हासिल करके सरकार बचाई जा सके। इधर गुजरात कांग्रेस के नेता चिमन भाई पटेल के साथ जाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे। इसी दौरान दिल्ली में जनता दल के एक धड़े ने चंद्रशेखर के नेतृत्व में अलग होकर राजीव गांधी के नेतृत्व वाली 173 सांसदों की कांग्रेस का समर्थन हासिल किया और अपनी सरकार बना ली। प्रधानमंत्री बने चंद्रशेखर। चिमन भाई पटेल भी स्थानीय कांग्रेस नेताओं को नजरअंदाज करते हुए दिल्ली पहुंचे और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से कांग्रेस के विधायकों का अपने लिए समर्थन ले आए और 1 नवंबर को कांग्रेस के समर्थन से बहुमत साबित कर राज्य में अपनी सरकार बचा ली और जिसके बदले में जनता दल के गुजरात से 3 सांसदों को वीपी सिंह से अलग कर चंद्रशेखर गुट के साथ किया। लंबे राजनीतिक एक्सपीरियंस ने चिमन भाई पटेल को राजनीतिक गठजोड़ में इतना पारंगत बना दिया था कि फिर से 6 महीने के भीतर ही जब उनकी सरकार पर एक बार फिर संकट आया तो उन्होंने अपने राजनीतिक टैलेंट से ही फिर अपनी सरकार बचा ली। हुआ यूं कि प्रधानमंत्री चंद्रशेखर और राजीव गांधी के बीच कुछ विशेष मधुर संबंध बच नहीं गए थे। दोनों के बीच तनातनी की खबरें आम हो गई थी। इसी बीच सबको चौंकाते हुए 6 मार्च 1991 को चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और इस स्थिति में देश में खासकर केंद्रीय राजनीति में तो फौरी तौर पर जनता दल और कांग्रेस का गठजोड़ समाप्त हो गया। स्वाभाविक रूप से प्रदेशों में भी यह गठजोड़ समाप्त हो जाना था। चिमन भाई पटेल अपनी सरकार पर आए एक और संकट को भांप गए। उस वक्त गुजरात विधानसभा में जनता दल के कुल 70 विधायक थे, जिनमें से एक खुद चिमन भाई और अन्य 65 विधायकों के साथ उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा कर दी। कांग्रेस के लोकल लीडर्स ने भले ही इसका विरोध किया, मगर राजीव गांधी ने उन्हें नजरअंदाज किया और इस तरह फिर सबको चौंकाते हुए चिमन भाई पटेल अपनी सरकार तो बचा गए, मगर अब वो सरकार जनता दल की सरकार ना रहकर कांग्रेस की सरकार कहलाई। प्रदेश में अभी स्थिति यह थी कि कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के स्थानीय शीर्ष नेतृत्व के बीच बहुत अच्छा तालमेल नहीं बन पाया। इसका खामियाजा पार्टी को अगले लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ा, जिसमें कांग्रेस के सिर्फ 5 सांसद ही गुजरात से जीतकर लोकसभा पहुंचे। वहीं प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा के 20 सांसद लोकसभा पहुंचे। कांग्रेस के साथ में मिलकर खेल करने वाले चिमन भाई पटेल के दिमाग में आखिर चल क्या रहा था, क्या सोच रहे थे वो? अगर जवाब चाहिए तो सुनिए कुकू एफएम ओरिजिनल्स का अगला एपिसोड ओनली ऑन कुकू एफएम। सुने जो मन चाहे। जनता दल को धत्ता बताकर कांग्रेस के साथ वापस से हाथ मिला चुके चिमन भाई पटेल के दिमाग में जो प्लानिंग चल रही थी वो बहुत ही दूर की थी। 1991 की लोकसभा के चुनाव में केंद्र में पीवी नरसिंह राव के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी। मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल ने पीवी नरसिंह राव सरकार से अपने संबंध मधुर बनाए रखे। मुख्यमंत्री को यह उम्मीद थी कि वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में चलाई जाने वाली इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी का सबसे ज्यादा लाभ अगर किसी राज्य को मिल सकता है तो वो है गुजरात। बार बार अपनी सरकार के डांवाडोल होने के संकट से गुजर रहे चिमन भाई पटेल ने अपने कार्यकाल में नर्मदा को गुजरात का लाइफलाइन मानते हुए सरदार सरोवर बांध का काम जारी रखा। उन्होंने गुजरात में लगातार निजी निवेशकों को इनवाइट किया और व्यावसायिक नजरिए से गुजरात को और समृद्ध बनाने की कोशिश की। अपने इसी तरह के अप्रोच के साथ उन्होंने बंदरगांव, पावर प्लांट, रिफाइनरी में प्राइवेट पार्टियों की साझेदारी के लिए आसान रास्ते बनाए। चिमन भाई पटेल भारत के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कानून बनाकर गौ हत्या को बैन किया और साथ ही साथ हिंदू धर्म और जैन धर्म के त्योहार पर मीट की बिक्री पर रोक लगा दी। चिमन भाई पटेल अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा करते उससे पहले ही 3 साल और 350 दिन का कार्यकाल पूरा करने के बाद 17 फरवरी 1994 को 64 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो गई। आज भी चिमन भाई के समर्थक उन्हें गुजरात के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का बड़ा कारण मानते हैं। गांधीनगर के नर्मदा घाट स्थित चिमन भाई पटेल की समाधि पर उनके समर्थक सदैव उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचते रहते हैं। इसी बीच उनकी मृत्यु के 2 दिन बाद उनके लिए एक शोक सभा रखी गई, जिसमें आए तमाम विधायकों, नेताओं और दिल्ली से आए हुए कांग्रेस के नेताओं के सामने पत्नी उर्मिलाबेन पटेल अपनी दावेदारी चिमन भाई पटेल की राजनीतिक विरासत के उत्तराधिकारी के तौर पर कर रही थी।
उर्मिलाबेन राज्यसभा सांसद थी और चिमन भाई पटेल गुट के काफी विधायकों का उन्हें समर्थन भी था। साथ ही साथ चुनावी वायदों में से एक सरदार सरोवर बांध के लिए उर्मिलाबेन पटेल ने भी बढ़ चढ़कर आंदोलन किया था। मगर इसी बीच एक शख्स जिसने सीधे तौर पर तो कभी भी मुख्यमंत्री पद की इच्छा जाहिर नहीं की थी, लेकिन समय चक्र के साथ बनते हुए नए समीकरणों के सामने उसने अपने लिए संभावनाएं तलाशी। गुजरात के भावपुर जिले में जन्मे इस व्यक्ति का नाम था छबील दास मेहता। मेहता राजनीति में चिमन भाई के पुराने साथी थे और मौजूदा सरकार के करीबियों में गिने जाते थे। इस बात का पता इसी बात से लगता है कि वो कैबिनेट में वित्त मंत्री का पद संभाल रहे थे। चिमन भाई पटेल की मृत्यु के बाद उन्हें वर्किंग मुख्यमंत्री की भी जिम्मेदारी दी गई। उर्मिलाबेन पटेल की मजबूत दिख रही दावेदारी को कमजोर करने के लिए छबील दास मेहता अपने एक पुराने साथी और सीनियर नेता चंद्रशेखर के पास पहुंचते हैं। हालांकि चंद्रशेखर ना तो प्रधानमंत्री थे और न ही उनकी पार्टी की सरकार थी और कांग्रेस से दूरियां तो बहुत बढ़ चुकी थी, मगर उनका एक करीबी अभी भी सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का बहुत पूज्य था। इनका नाम था तांत्रिक चंद्रास्वामी। ये वही बाबा हैं जिनका जिक्र आपने मशहूर वेब सीरीज स्कैम 1992 में देखा होगा और उसके प्रभाव का अंदाजा भी हो गया होगा। हमने भी इस बाबा की पूरी कहानी अपने दूसरे शो बाबाज एंड इंडियन पॉलिटिक्स में बताई है। आप उसे भी सुन सकते हैं यही कुकू एफएम पर। आगे बढ़ते हैं। हालांकि छबील दास मेहता ने ऐसी कोई कोशिश की होगी, ये बात ऑन रिकॉर्ड तो नहीं है, मगर उस वक्त में लुटियंस दिल्ली में गहरी पकड़ रखने वाले पत्रकारों के हवाले से यह बात आम है। मैटर ऑफ फैक्ट जो भी रहा हो, मगर कांग्रेस विधायक दल ने छबील दास मेहता को अपना नेता चुना और फिर बाबा की कृपा से छबील दास मेहता को 17 फरवरी 1994 में गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। फिर एक साल बाद 1995 में हुए विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस पूरी तरह से हारी और फिर छबील दास मेहता को साइड किया जाने लगा। फिर 13 मार्च 1995 में उनके हाथ से गुजरात मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई। इसके बाद गुजरात में वो आए जिनके साथ मिलकर भाजपा ने रचा गुजरात के भविष्य का खाका। कौन थे वो, जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए और सुनते रहिए कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। साल 1995 में गुजरात में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा की कुल 182 सीटों में से 121 सीट जीतकर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। उस वक्त गुजरात में भाजपा के 3 नेता प्रमुख रूप से थे। पहले केशुभाई पटेल, दूसरे शंकर सिंह वाघेला और तीसरे नरेंद्र मोदी। कांग्रेस के द्वारा लंबे समय तक पाटीदार वोटों और नेताओं की अनदेखी की गई। इसी का फायदा उठाकर भाजपा ने अपने आप को पाटीदार समाज के हितैषी के रूप में स्टैब्लिश कर लिया। चुनाव में इतनी बड़ी जीत भाजपा की इसी अप्रोच की देन थी। इसी कारण से भाजपा के द्वारा पाटीदार समाज के ही बड़े नेता केशुभाई पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। इसी सरकार में गुजरात के गोधरा लोकसभा क्षेत्र से सांसद और पार्टी के दूसरे बड़े नेता शंकर सिंह वाघेला के समर्थक विधायकों को मंत्रालय में कोई खास पद नहीं मिला। वाघेला अपने आप को इस तरह से नजरअंदाज किए जाने से खासे नाराज चल रहे थे। इसी बीच मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल गुजरात में विदेशी निवेश लाने के उद्देश्य से अमेरिका के दौरे पर जाने वाले थे। अमेरिका जाने से पहले मुख्यमंत्री ने गुजरात के कई बोर्ड्स और कॉरपोरेशन के अहम पदों पर कई नियुक्तियां की, मगर इस बार भी शंकर सिंह वाघेला खेमे को पहले की तरह ही नजरअंदाज किया गया। सरकार बनते समय खुद को नजरअंदाज किए जाने से नाराज शंकर सिंह वाघेला के सब्र का बांध टूट गया। इधर सितंबर 1995 में मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल अमेरिका के लिए रवाना हुए। उधर शंकर सिंह वाघेला के समर्थक 44 विधायकों ने विधायक आत्माराम पटेल के नेतृत्व में सरकार से बगावत कर दी। बात इस हद तक पहुंच गई थी कि बागी विधायकों ने केशुभाई पटेल की सरकार से समर्थन वापस लेने का एक पत्र राज्यपाल को लिख दिया। इस नाजुक वक्त में ही राज्यपाल ने केशुभाई पटेल के सरकार को 5 अक्टूबर 1995 को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के लिए आदेश दे दिया।
शंकर सिंह वाघेला को यह तो खूब अच्छे से पता था कि सरकार और उसका सिस्टम बाकी विधायकों को किसी भी तरह से 5 अक्टूबर के पहले अपने पक्ष में लाने की कोशिश करेगा। तो वाघेला के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी विधायकों को सुरक्षित रखना। इसी उपाय में वाघेला अपने समर्थक बागी विधायकों को गांधीनगर जिले के अपने पैतृक गांव वासन ले गए। राजधानी के नजदीक होने के कारण विधायक वहां भी सुरक्षित नहीं थे। इसी बीच कुछ विधायक बागी खेमा छोड़कर चले गए। सुरक्षा को देखते हुए वाघेला बाकी बचे विधायकों को गांधीनगर के ही मानसा ब्लॉक के चरदा गांव के अपने कांग्रेसी समर्थक के फार्म हाउस ले गए। यहां भी फार्म हाउस के सामने भाजपा समर्थकों की भीड़ लग गई। वे समर्थक बागी विधायकों को छुड़ाने के लिए आए थे। इस हालात का फायदा उठाकर कुछ और विधायक कूद कर चले गए। अब विधायकों को सुरक्षित रख पाना वाघेला के लिए मुश्किल होता जा रहा था। शंकर सिंह वाघेला ने अपने बागी विधायकों के साथ अन्य राज्य में शरण लेने का प्लान बनाया। इस दौरान वाघेला ने पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के तब के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से बात की। उधर कांग्रेस पहले से ही इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए थी और सरकार गिराने के किसी भी मौके से चूकना नहीं चाहती थी। लिहाजा दिग्विजय सिंह तुरंत शंकर सिंह वाघेला को अपने राज्य में सुरक्षा देने की बात मान गए। उन्होंने वाघेला को विधायकों के साथ मध्य प्रदेश के खजुराहो में एक रिसोर्ट में सुरक्षित ठहरने की व्यवस्था कर दी। अब वाघेला के सामने बड़ी समस्या यह थी कि रिसोर्ट से विधायकों को निकाले कैसे। बाहर भाजपा समर्थकों की भीड़ कम ही नहीं हो रही थी। तभी वाघेला के पर्सनल असिस्टेंट ब्रह्मदत्त ने प्रदेश के राज्यपाल नरेश चंद्रा से पुलिस सुरक्षा की मांग की। राज्यपाल के आदेश पर बाकी विधायकों को पुलिस सुरक्षा दी गई। तब जाकर सभी विधायकों को एक बस में बिठाकर रिसोर्ट से बाहर ले जाया गया। यह सब सुनते हुए आपको ऐसा नहीं लगा कि जैसे किसी रहस्य से भरी कहानी सुन रहे हो? मुझे तो यही फील आता है। खैर, तो अब आगे क्या हुआ? आगे हुआ यूं कि पहले तो पुलिस और विधायकों को यह बताया गया कि बस से विधायकों को राज्यपाल से मिलने जाना है। जब बस राजभवन पहुंची तो पुलिस को बताया गया कि राज्यपाल से मिलने का समय बीत चुका है, तो अब विधायकों को एयरपोर्ट के पास ही ताज होटल में ठहराया जाएगा। जब बस होटल के करीब पहुंची तो वाघेला ने विधायकों को कुछ जरूरी फॉर्मेलिटी के लिए दिल्ली जाने की बात कही और एयरपोर्ट पर पहले से ही तैयार एक चार्टेड प्लेन में विधायकों को सवार किया गया। प्लेन का टायर ठीक न होने के चलते उड़ान से पहले टायर बदलना पड़ा, जिससे कि प्लेन की उड़ान में देर हो गई। खजुराहो के जिस एयरपोर्ट पर बागी विधायकों के प्लेन की लैंडिंग होने वाली थी, वहां रात के समय लैंडिंग की व्यवस्था नहीं थी। वाघेला के कहने पर नागरिक उड्डयन मंत्री ने वहां तत्काल रात के समय लैंडिंग के लिए जरूरी कुछ लाइटिंग की व्यवस्था कराई। फिर खजुराहो में लैंडिंग के बाद विधायक रिजॉर्ट में ठहरे। विधायकों की सुरक्षा को लेकर निश्चिंत होने के बाद शंकर सिंह वाघेला ने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से बात की। वाघेला ने केशुभाई पटेल के नेतृत्व में सरकार में रहने से मना कर दिया। केंद्रीय नेतृत्व के पास समस्या यह थी कि सरकार अगर शंकर सिंह वाघेला को सौंपी जाए तो बाकी विधायक जो केशुभाई पटेल के समर्थक थे या फिर जो पार्टी में किसी गुटबाजी में शामिल नहीं थे, वे नाराज हो सकते हैं। इसलिए पार्टी के तब के सबसे बड़े चेहरे अटल बिहारी वाजपेयी ने हस्तक्षेप करते हुए एक तीसरा निर्णय दिया। अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार पटेल और वाघेला की जगह सुरेश मेहता को मुख्यमंत्री बना दिया गया और फिर 20 सितंबर 1995 को सुरेश मेहता गुजरात के नए मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान हुए। एक रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय नेतृत्व ने नरेंद्र मोदी को गुजरात के प्रदेश राजनीति से हटाकर केंद्रीय राजनीति में जिम्मेदारियां दी और उन्हें हरियाणा तथा हिमाचल का प्रभारी बनाया। शंकर सिंह वाघेला को लगता था कि प्रदेश की राजनीति में नरेंद्र मोदी का रहना उनके लिए राजनीतिक खतरा साबित हो सकता है। वाघेला की ही शर्त के अनुसार सुरेश मेहता की सरकार में वाघेला के गुट के 6 विधायकों को कैबिनेट में जगह दी गई। लेकिन वाघेला का संघर्ष यहां समाप्त नहीं होता, बल्कि अभी तो इस कहानी में एक्शन आना बाकी है। जी हां, और वो एक्शन क्या है ये सुनेंगे हम कुकू एफएम ओरिजिनल के अगले एपिसोड में, केवल कुकू एफएम पर। सुने जो मन चाहे। तो फाइनली शंकर सिंह वाघेला सरकार में अपने लोगों को पहुंचाने में कामयाब हो चुके थे, मगर असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है। फिर आगे 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी 16 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने, उसके बाद अहमदाबाद में अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में एक जनसभा आयोजित की गई, जिस जनसभा में शंकर सिंह वाघेला गुट के नेताओं को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। कुछ
कुछ पत्रकार तो यहां तक कहते हैं कि भाजपा के ही कुछ लोगों के द्वारा अपनी ही पार्टी के वाघेला गुट के कुछ नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। इस व्यवहार से नाराज शंकर सिंह वाघेला ने लगभग 28 विधायकों के समर्थन के साथ एक बार फिर अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ बगावत कर दी। तब तक केंद्र में अटल बिहारी की 16 दिन की सरकार समाप्त हो चुकी थी और कांग्रेस के समर्थन वाली एच.डी. देवेगौड़ा की सरकार सत्ता में थी। शंकर सिंह वाघेला के इस विद्रोह को कांग्रेस का समर्थन भी प्राप्त था और गवर्नमेंट की तरफ से केंद्र सरकार को यह संदेश पहुंचाया गया कि गुजरात विधानसभा की स्थिति ठीक नहीं है, विधायकों की खरीद फरोख्त की संभावना है, इसलिए यहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। इसी बीच 19 सितंबर 1996 को सुरेश मेहता सरकार को विधानसभा में विश्वास मत साबित करने का गवर्नर के द्वारा आदेश दिया गया। इस दिन विधानसभा में केशुभाई पटेल समर्थक गुट, वाघेला समर्थक गुट और इसी बीच एक नरेंद्र मोदी समर्थक गुट तैयार हो चुका था। उनके बीच काफी शोर शराबे और हंगामे हुए, स्थिति कुर्सी और माइक फेंकने तक की आ गई थी। इस हंगामे के बीच 181 विधायकों में से 92 विधायकों का समर्थन प्राप्त कर सुरेश मेहता ने विश्वास मत हासिल कर लिया। लेकिन तब तक गवर्नर द्वारा भेजी गई चिट्ठी पर राष्ट्रपति शासन की मोहर दिल्ली में लग चुकी थी। 27 दिन के इस राष्ट्रपति शासन के बीच अपने पुराने साथी विधायकों में से 18 विधायकों को अपने साथ और जोड़कर शंकर सिंह वाघेला ने अपने समर्थक विधायकों की संख्या 28 से बढ़ाकर 46 कर ली और राष्ट्रीय जनता पार्टी के नाम से अपनी एक नई पार्टी बनाई। साथ ही कांग्रेस के 45 विधायकों का समर्थन प्राप्त कर 180 विधायकों की हो चुकी गुजरात विधानसभा में 91 विधायकों के साथ बहुमत हासिल किया और 23 अक्टूबर 1996 को प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। मगर एक साल पूरा होते होते ही शंकर सिंह वाघेला द्वारा कांग्रेस को विश्वास में लेकर किए गए कुछ निर्णयों से नाराज होकर कांग्रेस ने शंकर सिंह वाघेला को दिया गया अपना समर्थन वापस ले लिया। कांग्रेस समर्थन के लिए अभी भी तैयार थी, मगर वो शंकर सिंह वाघेला को मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहती थी। शंकर सिंह वाघेला ने सरकार बचाने के लिए दिलीप पारेख का नाम आगे किया। इस नए नाम पर कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं थी और कांग्रेस का समर्थन जारी रहा। और फिर 28 अक्टूबर 1997 को दिलीप पारेख गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए। लेकिन मात्र 188 दिन सरकार चलाने के बाद ही एक दिन शंकर सिंह वाघेला और दिलीप पारेख ने आपसी सहमति के साथ गवर्नर के सामने अपना इस्तीफा पेश किया और गुजरात विधानसभा को भंग करने की सिफारिश की। अधर में लटकी गुजरात की सत्ता में आगे किसके पाले में समर्थन की गेंद आ गिरी, जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए और सुनते रहिए कुक्कू एफएम, सुने जो मन चाहे। मुख्यमंत्री दिलीप पारेख के इस्तीफा देने के बाद जब विधानसभा भंग हो गई, तब एक बार फिर से फरवरी 1998 में गुजरात में विधानसभा के चुनाव हुए। इस चुनाव में भाजपा एक बार फिर केशुभाई पटेल के नेतृत्व में चुनाव मैदान में उतरी। पिछले कुछ सालों में चले विधानसभा में तमाम उठापटक के बाद गुजरात की जनता ने एक बार फिर भाजपा को पूर्ण बहुमत दिया। केशुभाई पटेल के नेतृत्व में भाजपा ने गुजरात विधानसभा के 177 सीटों पर विजय प्राप्त की, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 60 सीटें हासिल हुई। गुजरात विधानसभा में शंकर सिंह वाघेला जैसा भाजपा में अब कोई बड़ा नेता केशुभाई पटेल के अलावा बचा नहीं रह गया था। इस बार केशुभाई पटेल अपनी सरकार के स्टेबिलिटी के लिए पूरी तरीके से निश्चिंत थे। विसावदर विधानसभा सीट से जीतकर आए केशुभाई पटेल 4 मार्च 1998 को गुजरात के एक बार फिर मुख्यमंत्री बनते हैं। अपने पिछले कार्यकाल की तरह ही केशुभाई पटेल का राजनीतिक सफर इस बार भी मुश्किलों से भरा था। नेता और जनता तो दूर की बात है, लगता है खुद प्रकृति भी केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री पद पर बने रहने देना नहीं चाहती थी। दरअसल केशुभाई पटेल के मुख्यमंत्री रहने के दौरान ही गुजरात कई प्राकृतिक आपदाओं से गुजरा। मंडला में भयंकर तूफान, कच्छ और सौराष्ट्र में लंबे समय तक सूखे का दौर और फिर 2001 में भुज में आया वो विनाशकारी भूकंप। भुज के भूकंप पीड़ितों को प्रॉपर रिलीफ सिस्टम मुहैया न कराने के आरोप केशुभाई पटेल की सरकार पर लगते रहे। इस बीच गुजरात की गद्दी पर बैठने का ख्वाब देखने वाला गुजरात का बड़ा नेता, जो शंकर सिंह वाघेला की सौदेबाजी के चलते दिल्ली में केंद्रीय जिम्मेदारियां संभालते हुए गुजरात से अपना राजनीतिक निर्वासन झेलने वाला, इसी बीच गुजरात की गद्दी पर बैठने का ख्वाब देख रहा था गुजरात का एक बड़ा नेता, जो शंकर सिंह वाघेला की सौदेबाजी के चलते
दिल्ली में केंद्रीय जिम्मेदारियां संभाल रहा था। गुजरात से अपना राजनीतिक निर्वासन झेलने वाले नरेंद्र मोदी। सिर्फ इतना ही नहीं, शंकर सिंह वाघेला पर संघ और भाजपा के अन्य सहयोगी गुट जैसे कि विश्व हिंदू परिषद ने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को लगातार ये शिकायतें दी और आरोप लगाए कि केशुभाई पटेल अपने मंत्रिमंडल में और अधिक लोगों को शामिल न करके सहयोगियों की अनदेखी कर रहे हैं। केशुभाई पटेल के मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात में हुए 2 उपचुनाव अहमदाबाद जिले के साबरमती विधानसभा सीट और बनासकांठा के लोकसभा सीट को कांग्रेस ने जीत लिया। उपचुनाव में भाजपा की हार ने इस खबर को और मजबूती दी कि पार्टी और लोगों का केशुभाई पटेल पर इतना भरोसा नहीं रह गया। केंद्रीय नेतृत्व पर दबाव इतना बढ़ गया कि दिल्ली से भेजे गए प्रतिनिधियों ने काफी सम्मान करवा लेने के बाद अंत में केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए राजी कर लिया। और फिर 6 अक्टूबर 2001 को केशुभाई पटेल के इस्तीफे ने नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाने का रास्ता साफ कर दिया। नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री बनने के 4 महीने के भीतर ही फरवरी 2002 में गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस की एक बोगी में आग लगा दी गई, जिसमें अयोध्या से कार सेवा करके लौट रहे थे। इस आगजनी में 50 कार सेवकों की मृत्यु हो गई। गोधरा के इस घटना के बाद पूरे गुजरात में दंगे फैल गए। आधिकारिक आंकड़ों के माने तो गुजरात में हुए दंगों में 2000 लोगों की मृत्यु हुई, जबकि अन्य एजेंसियों का दावा है कि गुजरात के दंगों में लगभग 2000 से 2500 लोगों ने अपनी जान गंवाई। एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करके चुन चुन कर मारा गया। महिलाओं के साथ बलात्कार किए गए। कई जगह गर्भवती मुस्लिम महिलाओं के बलात्कार के बाद हत्या की खबरें भी आई। उस समय के देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी गुजरात दंगों के बाद दंगा पीड़ितों के राहत शिविरों का जायजा लेने गुजरात पहुंचे। इसी दौरे में अटल बिहारी वाजपेयी प्रेस वार्ता में एक पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को राजधर्म के पालन करने और जातीय धर्म के आधार पर प्रजा में भेदभाव न करने का नसीहत देते हैं। तभी पढ़ बोले नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी के सबसे बड़े नेता और देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बात को बीच में काटते हुए ये बोल उठे कि राजधर्म का ही पालन तो मैं कर रहा था। इसी दौरान गठबंधन की सरकार चला रहे अटल बिहारी वाजपेयी को उनके गठबंधन के साथियों ने उन पर यह दबाव बनाया कि नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाए। और फिर तेलुगु देशम पार्टी ने सरकार से अपना समर्थन वापस लेने की धमकी दी तथा लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान ने तो अपने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा तक दे दिया। एक मुख्यमंत्री को बचाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी अपने प्रधानमंत्री की कुर्सी को दांव पर नहीं लगाना चाहते थे। व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने नरेंद्र मोदी को सरकार से बाहर का रास्ता दिखाने का मन बना लिया था, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कुछ और ही मंजूर था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाए रखने का मन बना लिया था। अप्रैल 2002 में गोवा में हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में नाटकीय तरीके से नरेंद्र मोदी ने अपना इस्तीफा पेश किया और पार्टी के कुछ शीर्ष नेताओं के साथ मिली भगत के साथ उपस्थित भीड़ से अपने इस्तीफे का विरोध करवाया। बड़े नेताओं के द्वारा इनडायरेक्टली अटल बिहारी तक यह खबर पहुंचाई गई कि संघ नरेंद्र मोदी को ही गुजरात का मुख्यमंत्री बने रहने देना चाहता है। इसके बाद तो खुद अटल बिहारी वाजपेयी के सुर बदल गए। उन्होंने गुजरात में हुए दंगों के लिए गोधरा कांड को ही सीधे सीधे जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया। दंगों के बाद गुजरात में बने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का लाभ उठाकर नरेंद्र मोदी फिर से चुनाव कराकर अपनी जीत के साथ अगले 5 वर्ष तक के लिए अपना स्थान पक्का करना चाहते थे। अपने इसी ख्वाब के साथ उन्होंने जुलाई 2002 में राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दी, लेकिन चुनाव आयोग ने तुरंत प्रदेश में चुनाव कराने से मना कर दिया। इसी बीच 8 सितंबर 2002 को नरेंद्र मोदी ने गुजरात गौरव यात्रा की शुरुआत की और लगभग गुजरात के 150 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया। ये गौरव यात्रा नरेंद्र मोदी ने शुरू तो की थी सिर्फ गुजरात के लिए, लेकिन इसका असर भविष्य में इतनी देर तक के लिए हुआ कि उसने नरेंद्र मोदी की सफलता की कहानी गुजरात से कहीं आगे तक लिख दी। कैसे, यह जानने के लिए आपको सुनना होगा कुकू एफएम ओरिजिनल्स का अगला एपिसोड। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे।
दिसंबर 2002 में हुए गुजरात के विधानसभा चुनाव के नतीजे इस प्रकार रहे। 182 सीटों में से 127 विधानसभा की सीटें जीतकर भाजपा ने गुजरात में एक रिकॉर्ड स्थापित किया। नरेंद्र मोदी फिर से गुजरात के मुख्यमंत्री बने। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इतनी बड़ी जीत ने गुजरात में नरेंद्र मोदी को सबसे बड़े नेता के तौर पर स्टैब्लिश किया। केशुभाई पटेल सहित भाजपा के कई बड़े नेता राजनीतिक रूप से कमजोर हो गए। गुजरात में नरेंद्र मोदी को राजनीतिक चुनौती देने वाला कोई नेता बचा नहीं रह गया। नरेंद्र मोदी ने पार्टी में अपने खिलाफ होने वाले छोटे मोटे विरोधियों को आसानी से दबा दिया और हर गुजरते चुनाव के साथ आने वाले समय में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी जीतती चली गई। 2007 के विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने 117 सीटें जीती और कांग्रेस ने 59 सीटें हासिल की। 2012 के चुनाव में भी पार्टी और सरकार पर नरेंद्र मोदी का नियंत्रण पहले की तरह बना रहा और भाजपा ने 116 सीटें जीती जबकि कांग्रेस ने 60। नरेंद्र मोदी ने गुजरात में लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उनके नेतृत्व में यह गुजरात में भाजपा की लगातार तीसरी बड़ी जीत थी। पार्टी में नरेंद्र मोदी के समर्थकों ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा कर दिया और 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के प्रधानमंत्री पद का चेहरा बने। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद गुजरात में आनंदीबेन पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया। 2017 के विधानसभा चुनाव को नजदीक देखते हुए राज्य में कराए गए सर्वे में कुछ ऐसी बातें सामने आई जिसके चलते आनंदीबेन पटेल को मुख्यमंत्री पद से हटाना पड़ा। आनंदीबेन पटेल के शासन के प्रति लोगों में असंतोष और सरकार में उनके दोनों बेटों की इंटरफेरेंस होने की बातें सामने आई थी। नरेंद्र मोदी ने अपने एक और विश्वास पात्र विजय रूपाणी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया। 7 अगस्त 2016 को विजय रूपाणी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पहुंचे। फिर 2017 में विधानसभा चुनाव में विजय रूपाणी को ही मुख्यमंत्री का चेहरा रखा गया, लेकिन चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा गया। इस बार भी गुजरात के शहरी क्षेत्रों में मौजूद पकड़ रखते हुए भाजपा ने अपनी सरकार बनाई, मगर सीटों की संख्या 100 से नीचे आकर 99 पर रुक गई, जबकि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में 77 सीटें हासिल करने में कामयाब रही। विजय रूपाणी ने 26 दिसंबर 2017 को दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। सभी समुदायों को एक साथ न लेकर चलने, कोविड-19 की स्थिति को अच्छे से नहीं संभाल पाने और संघ की नाराजगी के चलते 13 सितंबर 2021 को केंद्रीय नेतृत्व के आदेश पर विजय रूपाणी ने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। विजय रूपाणी के कार्यकाल में प्रदेश में उप मुख्यमंत्री रहे नितिन पटेल अपने आप को मुख्यमंत्री के पद पर देख रहे थे, मगर केंद्रीय नेतृत्व ने सबको चौंकाते हुए पाटीदार समाज के ही एक अन्य कद्दावर नेता भूपेंद्र भाई पटेल को गुजरात प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया। भूपेंद्र भाई पटेल ने 13 सितंबर 2021 को गुजरात प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर पद ग्रहण किया। भूपेंद्र भाई पटेल मौजूदा समय में गुजरात के मुख्यमंत्री हैं और आगामी चुनाव इन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाना है। तो यह था गुजरात विधानसभा चुनाव का इतिहास। गुजरात की राजनीति दिल्ली को कितना और किस तरह से प्रभावित करती है, ये आप हमारी इस सीरीज को सुनकर जान गए होंगे। तभी तो गुजरात पर कब्जा करने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां अपना एड़ी चोटी का जोर लगा देती हैं। इस बार भी यही सब देखने को मिल रहा है। 2022 में गुजरात के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस बार किसके सर होगा मुख्यमंत्री का ताज, ये शायद आप अंदाजा लगा सकते हैं। और अपने विचार हमें बताते रहिए कमेंट्स में। आप सुन रहे थे कुकू एफएम की खास पेशकश गुजरात की गद्दी, 1960 से 2022 तक की चुनावी कहानी।